Hi everyone, so Jain to all, welcome to the Journey Extraordinary. I, Ajay Singh Rajput, UPSC CDS, All India Rank 1, welcome you all back to the Journey Extraordinary. सो मुझे पता है इस वीडियो का आप लोगों को काफ़ी टाइम से इंतजार था एंड फाइनली आज अपन बात करेंगे आपके CDS 2 के कंप्लीट स्ट्रेटेजी के बारे में। एंड यू नो मैं जो स्ट्रेटेजी बताता हूँ वो एकदम इन डिटेल होती है, एकदम जीरो से बताऊँगा। इवन आपको कुछ नहीं पता है तो उस लेवल पे मैं बताऊँगा। इवन काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने 5-5 6-6 अटैम्प्ट बोल दिए, उनको भी मैं जीरो से बताता हूँ। रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि क्योंकि पहले से काफ़ी मिसकंसेप्शन होते हैं जिसके कारण पेपर नहीं निकलता है फिर। ठीक है, नाउ आई एम ऑल इंडिया रैंक 1 इन यूपीएससी सीडीएस। वोट आई फील कि जो चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ वो बाकी लोग आपको इसमें नहीं बता सकते हैं। ठीक है, मैंने ये एग्ज़ाम हर बार निकाला है एंड आई हैव ऑल्सो सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 1 इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम। साथ में देखो जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स आते हैं जैसे सेल्फ स्टडी वाली, अब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि मैं आपको बैच से रिलेटेड कुछ बताने वाला हूँ, मैं आपको सेल्फ स्टडी के बेसिस पे बताने वाला हूँ। और कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स भी आती है जैसे वर्किंग प्रोफेशनल है या फिर कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है वो कैसे टैकल करे। एक क्वेश्चन बच्चों का ये भी बहुत आता है कि सर सीडीएस और एफकेट को साथ में कैसे प्रिपेयर करें, साथ में कैसे टैकल करें। मैं आपको इतना एश्योर करता हूँ कि जो चीज़ें मैं इसके अंदर बताऊँगा ना, पहली बात तो सारी चीज़ें फ्री होगी। ओके, सारी की सारी चीज़ें फ्री होगी। साथ में इन्हीं चीज़ों को फॉलो करके इस बार कुछ बच्चों ने ईएफए के लिए 180 प्लस स्कोर किया है और ओटीए के लिए 125 प्लस। कुछ नहीं, मतलब 3-4 2-3 ही है, ठीक है ना, क्योंकि यार ये बहुत बड़ा स्कोर है। ओके, एक मैंने आपको 200 प्लस का भी दिखाया था, है ना, जो बैच से था, तो वो तो बैच वाले हैं। तो आज मैं सिर्फ आपके इसीलिए देखो मैंने सिर्फ 180 प्लस लिखा है बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली दी यूट्यूब स्टूडेंट्स। अब ऐसा नहीं है ये हवा में बोल रहा हूँ, अभी मैं विथ प्रूफ दिखाऊंगा कि इतना बच्चों ने स्कोर भी किया है। ओके, हर एक चीज़ की बात करेंगे, ठीक है ना, आपके पैटर्न से लेके आपके इन डेप्थ एनालिसिस से रिलेटेड आपके साथ में क्या क्या आपको फॉलो करना है, हर एक चीज़ की मैं बात करूंगा इन डेप्थ। बस ये वीडियो लंबा होगा, इसको ध्यान से देख लेना, चाहे 1.5x पे देख लेना, 2x पे देख लेना, बट कुछ स्किप मत करना, ध्यान से देखना। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट दिस एग्जाम CDS 2 2026 तो एकदम अच्छे से देखना। अदरवाइज यार यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज जो 15 मिनट में आपको स्ट्रेटेजी दे देंगे, 20 मिनट में दे देंगे, आप वो देख सकते हो, क्योंकि इसमें शॉर्टकट लगाओगे तो फिर तो पूरे पेपर में आप शॉर्टकट ही लगाने वाले हो। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के। पहले मैं बता देता हूँ हाउ रिलेवेंट दिस वीडियो इज़। अब जो बच्चे जानते हैं उनको तो पता है वो टाइम एंड वॉट दिस प्लेटफॉर्म इज़। अब काफ़ी सारे ऐसे भी होंगे जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं पहले ही आपको रिलेवेंस दिखा देता हूँ विथ प्रूफ कि भाई जो मैं वाई टी के लिए बताता हूँ वो रिलेवेंट है कि नहीं। जैसे ये देखिए, ये आपकी साहिल सिंह है, इन्होंने सभी के लिए सारी एकेडमी के लिए आपके पेपर क्लियर किया एंड ही इज़ स्कोरिंग 185 प्लस। अच्छा, इन्होंने क्या फॉलो किया, क्या मेरे बैच के स्टूडेंट थे? नहीं, ये मेरे बैच के स्टूडेंट नहीं थे। नो कोचिंग, सोनली योर वाई टी, डेली टारगेट्स एंड PYQ प्रैक्टिस, सिर्फ तीन ही चीज़ इन्होंने फॉलो किया। वाई टी क्लासेज मेरी, प्लस जो डेली टारगेट्स मैं देता हूँ दैट इज़ गाइडेंस, एंड PYQs जो कि आपको हर कहीं मिल जाएंगे। ठीक है, ये तीन ही चीज़ फॉलो की। ओके, ये देखिए इन्होंने भी YT से आपके पढ़ के क्या निकाला, पेपर निकाला है। ओके, तो मैं आपको ऐसे मल्टीपल दिखा सकता हूँ, मैंने सिर्फ कुछ इस आपके स्क्रीनशॉट अटैच किए हैं। देखिए अभी मैंने आपको वीडियो बनाया था थोड़े दिन पहले कि CDS में 407 प्लस बच्चों ने अपने प्लेटफॉर्म से क्या क्या क्लियर किया है, जिसमें मैंने प्रूफ भी दिखाया था आपको। अभी वो नंबर लगभग आपका ऐसे मान के चलो 460 प्लस चला गया, क्योंकि यार काफ़ी टेक्स्ट बाद में भी आए, वो तो मैंने विथ इन जो आपके उस आर के अंदर जितने भी स्क्रीनशॉट्स आए थे वो मैंने शेयर किए थे। इसकी मैं एक शॉर्ट भी बनाऊंगा जिसके अंदर आपको सारे स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा, सारे रिजल्ट भी दिखाऊंगा। ऐसे भी बच्चे हैं भाई, लाइक बैच से स्टूडेंट है जिन्होंने इस बार 200 प्लस किया है। एंड जितना मुझे अभी तक याद है भाई, कोई भी बच्चे ने 200 प्लस आपके CDS में तो मैंने आज तक देखा नहीं है। हाँ होगा, कोई ना कोई तो किया ही होगा भाई, बट 200 प्लस इज़ ए यूज स्कोर। ठीक है ना, अगर वो रिकमेंड होते हैं तो डेफिनेटली देख लेना, वही आपके एयर बनाएंगे। ओके, इसके अलावा देखिए ये भी आपके भाई अगेन YT से ही है, कोई बैच से नहीं है। तो ये देखो मैं YT के लिए बता रहा हूँ भाई कि YT से पढ़ के भी आप पेपर कैसे निकाल सकते हो, मेरा सारा कंटेंट फॉलो करके। इन्होंने भी देखो आपके क्लियर किया भाई। आई डिडेंट हैव टू ओपन इवन ए सिंगल पेज नोट्स अदर देन दी दोज प्रोवाइडेड इन द वीडियो कंटेंट। अब मैं आपको वन शॉट जरूर प्रोवाइड करता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ भाई वन शॉट मत फॉलो करो, वन शॉट से इज़ फॉर ओनली फॉर रिविजन। बट इस बार आपने देखा मैंने वन शॉट कैसे करवाई थी, फिजिक्स के मैंने आपके 12-13 घंटे की करवा दी थी और हर एक चीज़ इन डिटेल पढ़ाई थी। तो मतलब मैंने कंटेंट इतना ज़्यादा पढ़ा दिया था कि उतना काफ़ी सारे बैच में भी नहीं पढ़ाते। बच्चे टेक्स्ट करे थे सर इतने तो मैंने बैच परचेज़ किया उसमें भी नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो मैं कोई भी चीज़ करता हूँ तो यार डेफिनेट सी बात है कि एकदम प्योर एफर्ट्स लगा के और एकदम टू द पॉइंट पढ़ाता हूँ आपको। अब ये वीडियो देखिए उन बच्चों के लिए
कि भाई अगर खुद को एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते ना, मतलब एक्सक्यूज़ देना बंद कर सकते हो, तो वेलकम टू CDS टू 2026 जर्नी। ठीक है, आप इस जर्नी को ज्वाइन कर सकते हो। बट अगर आप कल को खुद को एक्सक्यूज़ दे दोगे, नहीं मैं आज तो मेरे को हॉस्पिटल जाना था, आज मेरे को ये करना था, आज मेरे को वो करना था, इसके कारण मैं टारगेट पूरे नहीं कर पाया, आई विल से अभी लीव करो भाई, दूसरे एग्जाम के प्रिपेयर कर लो। हालांकि उसमें भी करने तो पड़ेगा, फॉलो तो करना पड़ेगा, उससे बेटर आप फिर कॉर्पोरेट फील्ड में जाओ, बिकॉज यू आर हियर टू बिकम एन ऑफिसर। आप इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी गेजेटेड ए ऑफिसर बनने आ रहे हो, और खुद को एक्सक्यूज़ दोगे, खुद को धोखा दोगे, तो भाई कैसे निकालोगे, पेपर निकलेगा ही नहीं फिर आपका। ठीक है, तो आपको रिलेवेंस तो पता चल गई होगी। ये मैंने कुछ ही स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, आप सोचो कितने सारे बच्चे हैं, 460+ है, जिसमें बैच के भी स्टूडेंट्स हैं और YT के भी है। तो अब देखो मैं हर एक चीज़ आपके फॉलोअप करता हूँ। पहले मैं जल्दी से बेसिक डिटेल्स क्लियर कर देता हूँ, जिसको आपके CDS के बारे में थोड़ा भी नॉलेज नहीं है, हालांकि आई होप सभी को होगा। पहली बात तो CDS कौन करवाता है भाई, UPSC करवाता है, साल में 2 बार करवाता है। ठीक है, अभी आपका सितंबर के अंदर होगा, सितंबर में जो सेकंड संडे उस दिन, सेकंड या थर्ड संडे है उस दिन होगा आपके। ठीक है, इसके अलावा देखो इसमें आपके 2 कैटेगरी आप ले सकते हो। एक है भाई OTA, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, इसके लिए 2 पेपर होते हैं, 1 इज इंग्लिश, 2 इज जीके। ठीक है, इसको आपके फीमेल कैंडिडेट भी दे सकती है ऑफिसर बनने के लिए, एंड मेल कैंडिडेट भी दे सकता है। अगर इसी में एक एक्स्ट्रा पेपर और होता है, ठीक है ना, ये पेपर OTA वालों को नहीं देना पड़ता है, तो ये एक एक्स्ट्रा पेपर और होता है, तो ये एक्स्ट्रा पेपर देते हो तो आप जाते हो AFA, एयरफोर्स एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी। ठीक है, ये सिर्फ मेल दे सकते हैं। ठीक है ना, ये सिर्फ मेल दे सकते हैं। ओके, नाउ देखिए बेसिक पैटर्न की बात करें, 3 पेपर होते हैं एज आई सेड, इसमें 2 ही होते हैं, इसमें एक एक्स्ट्रा होता है। जीके में देखो 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट मिलेंगे और 100 नंबर का पेपर होगा। इंग्लिश में 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट मिलेंगे, 100 नंबर का पेपर होगा। मैथ्स में 100 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट मिलेंगे, अगेन 100 नंबर का। तो AFA IMA के लिए देखिए आपका कितना होगा, 300 नंबर का। वहीं अगर मैं OTA की बात करूँ तो OTA के लिए कितना नंबर का होगा, ये होगा आपके 200 नंबर का। आई होप पैटर्न तो सभी को क्लियर होगा, बेसिक पैटर्न की क्या होता है। अब थोड़ा अपन इन डेप्थ जाएंगे। ठीक है, देखिए ये एग्ज़ाम क्लियर करना है ना, सिर्फ आपको 3 चीज़ें फॉलो करनी है। वो 3 चीज़ें अगर आप एकदम स्टिक रहे उन 3 चीज़ों से, डेफिनेटली आप पेपर निकाल लोगे। फर्स्ट इज सोर्सेज, राइट सोर्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, राइट सोर्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ओके, लाइक मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ, CDS का पेपर था भाई 2019, CDS का पेपर था आपके 2024। अब कभी कभी मैंने बोला है कि UPSC क्या लेता है, बीच में फिर के लेता है, तो इसमें फिजिक्स क्या पूछा था, या तो पूछे नहीं था या बहुत टफ पूछा था, जैसे 2024 में तो आया ही नहीं था, और 2019 में पूछा तो 11-12 का पूछ लिया था। अब क्या 11-12 का फिजिक्स करना स्टार्ट कर दे, 11-12 का NCERT करना स्टार्ट कर दे, जैसे इस बार आपके NDA के अंदर किया। अब NDA वाले बच्चे तो यार सबसे ज़्यादा मैं मानता हूँ कि एकदम नाजुक होते हैं, उनको जैसे दिखाया जाता है वैसे देखते हैं वो। ठीक है, अब NDA मैंने भी दिया भाई, मैंने भी क्लियर किया है, इतना एक्सपीरियंस है वो। अब इस बार फिजिक्स टफ आ गया तो उनको हर कोई ये पढ़ाएगा कि भाई हमारा बैच लो, हम फिजिक्स 11-12 का कवर करवाएंगे, आप बैच लो। यार देखो वो ना एक ऐसे समझ लो कि ट्रांजिशन फेज होता है, एक बार फिर के लेता है। NDA में पहले भी ऐसा हुआ है, ऐसे ही CDS में होता है। ठीक है ना, बट वो सिर्फ आपकी थोड़ा सा ना कट ऑफ को एक बार डिप करने के लिए होता है कि बच्चे एक ही सब्जेक्ट पे पूरा क्या नहीं करे, रिलाई ना करे, इसलिए वो किया जाता है। ठीक है ना, अब अगर देखो आप 11-12 का फॉलो करने के स्टार्ट कर दोगे तो राइट सोर्स फॉलो नहीं करे हो तो एट द एंड क्या होगा, फेलियर, एग्जाम क्लियर नहीं होगा, यू विल फेल। तो मैं आपको सारे सोर्सेज बताऊंगा क्या क्या आपको फॉलो करना है, कौन से बुक्स फॉलो करनी है, कौन से आपके फ्री सोर्सेज के वीडियोस देखने हैं। ठीक है, सेकंड इज कंसिस्टेंसी, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज, मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट यही है। ठीक है, क्योंकि देखो आप कंसिस्टेंट रहना यार आसान नहीं है, आपको डेली वही चीज़ें करनी है, अगले 3-4 महीने तक आपको क्या करना है, रस करना है। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, यही है, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। इफ़ यू कांट रिमेन कंसिस्टेंट, ये CDS तो भूल जाओ। अगले में थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी दिखाते हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें इनकंसिस्टेंसी थोड़ी सी दिखाई तो यू आर आउट ऑफ द रेस, अभी बताऊंगा क्यों। एंड थर्ड थिंग इज राइट गाइडेंस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसके बिना आप कितना भी पढ़ लो, अगर आपके पास राइट गाइडेंस नहीं है ना, कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अब जैसे मैं इस बार बोलूँगा आपको कि भाई जो इकोनॉमिक्स है इसमें रिसेंटली आपका क्या हुआ है, रिसेंटली अपने को डिप देखने को मिला है क्वेश्चंस में CDS के अंदर। डिप इन द सेंस क्या मतलब, इससे कोई क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है, नहीं क्वेश्चन तो आ रहा है, बट जो आप पढ़ते हो दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। उससे पहले क्वेश्चन आते थे, मान के चलो 5 से 9 क्वेश्चन आते थे। अभी इस बार के पेपर की बात करूं तो हार्डली 0 से 1 क्वेश्चन था। तो क्या अब ये पढ़ना जरूरी है, ये पिछले 2-3 बार से हो रहा है, तो आई विल से कि इसको क्या दो, आप वेटेज कम दो, एक बार के लिए इसको वेटेज कम दो।
थोड़ी देर पहले क्या था, पॉलिटी का सीन ऐसे था, कुछ मतलब 2-3 अटेम्प्ट पहले पॉलिटी के क्वेश्चन आ रहे थे भाई 4-5, हार्डली 4-5 क्वेश्चन आ रहे थे। अब वापस 10 क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया, तो इस पर वेटेज बढ़ाओ। सो दिस इज गाइडेंस कि भाई क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। जैसे वोकैबलरी का हो गया, इस बार आप वोकैबलरी खोल के देखना, मोस्टली उसमें जो वोकैबलरी थी ना 50% तो मान के चलो, 50 या 50% से प्लस आपकी PYQ वोकेब थी। PYQ वोकेब जो 15 साल की जो PYQ वोकेब मैंने आपको सोल्व करके दे रखी है ना, उसी में से आई थी 50 से 50% प्लस। चाहे आपका आर्डुअस हो, चाहे आपका कंसेप्चुअस हो, चाहे आपके टेम्पचुअस हो, ये सारे के सारे PYQ है, इंडोलेंट वगैरह A to Z आपकी PYQ है। सो राइट गाइडेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये गाइडेंस मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा, कंसिस्टेंसी आपको रखनी पड़ेगी, सोर्सेज मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। नाउ वन थिंग, ये वाला जो CDS है ना, दिस इज डिफिकल्ट, व्हाट आई फील दिस इज डिफिकल्ट। वाई? क्या पेपर डिफिकल्ट आएगा? नहीं, पेपर डिफिकल्ट नहीं आता इसमें, पेपर डिफिकल्ट नहीं आएगा। डिफिकल्ट है बिकॉज ऑफ टाइम लिमिट। टाइम लिमिट देखो, जो CDS 1 होता है ना, उसमें देखो आपको टाइम काफ़ी मिल जाता है। जैसे सितंबर में एग्ज़ाम होगा, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल में जाके एग्ज़ाम होता है। मतलब 3-3-6 और 1-7 महीने मिल जाते हैं। 3-3-6 से लेके 6.5 मंथ्स मिल जाते हैं। इसमें देखो अब कितना टाइम है आपके पास। अब सितंबर में देखो एग्ज़ाम है आपका, अभी टाइम कितना बचा है वो टाइम देखो एक बार। मई तो ऑलमोस्ट आपके 10 दिन तो जा चुके हैं, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में एग्ज़ाम है, सिर्फ 4 महीने। 2 महीने का देखो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। आपको सिलेबस भी करना है, और उस सिलेबस को आपको 5 से 7 टाइम रिवाइज करना है, क्योंकि रिवीजन के बिना तो कोई काम ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, आपका पेपर निकलेगा ही नहीं। मैं लिख के देता हूँ, रिवीजन के बिना पेपर निकलेगा ही नहीं किसी भी हाल में, चाहे कितना भी सिलेबस कर लो आप। सिलेबस करने से पेपर नहीं निकलता है, पेपर निकलता है रिवीजन करने से, ठीक है ना। तो इस वाले अटेम्प्ट को भाई मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत भी टाइम वेस्ट मत करना। इफ़ यू विल वेस्ट द टाइम, आई गारंटी यू आप विथ इन 1 मंथ क्या हो जाओगे, आउट ऑफ द रेस हो जाओगे, ठीक है ना। अगर आपने पहले अटेम्प्ट नहीं दिए, इफ़ यू आर ए फ्रेशर, अगर आप फ्रेशर हो तो ये बात सुन लेना, या फिर बार बार फेलियर हो रहा है वो भी सुन लेना। इफ़ यू आर फ्रेशर या बार बार हर बार आपको फेलियर मिल रहा है, इफ़ यू डोंट वर्क फ्रॉम टुडे, यू विल डेफिनेटली बी आउट ऑफ द रेस बाई नेक्स्ट मंथ। अगले महीने तक आप आउट ऑफ द रेस होंगे, आप CDS की रेस से बाहर है, फिर कोई मतलब नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तो टाइम बहुत ज़्यादा कम है भाई, बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है ना। इसीलिए देखो मैंने बैच वाले स्टूडेंट्स को क्या बोला, हर बार मैं बोलता हूँ NCERT पढ़ो और आपकी नॉलेज बढ़ती है। इस बार मैंने बैच वाले ये जो आपका CDS का जो पर्टिकुलर होता है ना बैच, इसमें मैं कभी भी नहीं बोलता हूँ NCERT पढ़ो, क्योंकि बैच में मैं जो जितना कंटेंट पढ़ाता हूँ वो मोर देन इनफ होता है। उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उतना NCERT में भी नहीं मिलेगा, और वो एकदम क्यूरेटेड है ना। स्ट्रक्चर्ड PDF आपको मिलती है, सब कुछ स्ट्रक्चर्ड मिलता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई आपको वहाँ पे और NCERT में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बट येस, जब फर्स्ट होता है तो मैं उसमें बोलता हूँ कि भाई पढ़ लो, ताकि मैं चाहता हूँ कि भाई आपकी नॉलेज और बढ़े और अच्छा बनो आप, ठीक है ना। आप खुद भी कुछ करना सीखो, ओके। सो टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम बहुत कम है, ये बात समझ लेना अभी। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आता है कट ऑफ एंड टारगेट स्कोर। अभी स्ट्रेटेजी की बात नहीं की अपन ने, अभी अपन बात करेंगे भाई कट ऑफ क्या जाता है, ट्रेंड क्या है, क्या सीन है। देखो अगर मैं रिसेंट के ट्रेंड की बात करूँ, CDS की क्या ट्रेंड देखो देखने को मिला है रिसेंट वाले से, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्या हुआ है। नाउ यार देखो एक्सपीरियंस के लिए मैं इतना ही कहूँगा, मैंने देखो आपकी क्या बोला था कि FCAT में जो कट ऑफ है वो कितना जाएगा आपकी 105 से 1010 जाएगा, इतना ही बोला था मैंने, ये रेंज बोली थी फिक्स, और 107 गया था। CDS में मैंने मैन OTA के लिए कितना बोला था, OTA के लिए बोला था कि भाई कट ऑफ जाएगा 87, और फिक्स 87 ही गया है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर 86 में मेरा क्लियर हो गया, और कुछ बच्चे बोलते हैं सर मेरा 86 पॉइंट समथिंग में क्लियर नहीं हुआ, मेरा इसमें क्लियर नहीं हुआ। तो ये 87 ही है यार, ठीक है ना। हो सकता है आपकी कुछ ना कुछ एक आध कैलकुलेशन एरर हुई है, ओके। हाँ, हालांकि फीमेल वाला जो मैंने कैलकुलेट किया उसका थोड़ा सा हाई गया, स्लाइटली हाई गया, उनकी बात करेंगे अभी, ठीक है। एंड अगर आपको 200 क्वेश्चन वाली वीडियो याद हो, उसमें देखो मैं उसके भी एक बार आपको स्क्रीनशॉट शेयर करूँगा। उसमें मैंने लगभग 10 से 15 टॉपिक ऐसे हैं जो उसमें गेज कर दिए थे, और वही टॉपिक से क्वेश्चन आया था, और 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे थे एग्जैक्ट आए थे, ठीक है ना। ना देखिए CDS की बात करते हैं, तो CDS का रिसेंट ट्रेंड देखो मेरे को क्या देखने को मिला है। पहले मैं GK की बात करता हूँ। GK इस बार कैसा था भाई, GK देखो आपका ज़्यादा मेरे को ये लगा कि कहीं ना कहीं 2 चीज़ पे फोकस कर रहा है। एक तो भाई रट्टाफिकेशन पे, दैट इज़
दैट इज़ लर्निंग पे, कि आप रट कितनी चीज़ें लेते हो। एंड दूसरी चीज़ आपके कहीं ना कहीं कंसेप्ट पे फोकस कर रहा है, कंसेप्चुअल नॉलेज पे। लाइक जैसे आप ज्योग्राफी देखोगे, ज्योग्राफी में इस बार हार्डली कोई आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे, इनडायरेक्ट आ रहे हैं, मतलब सारे स्टेटमेंट बेस्ड आ रहे हैं, A to Z। वरना पहले एक टाइम हुआ करता था भाई, डायरेक्ट रिवर पूछ लेता था, डायरेक्ट ये पूछ लेता, रोक पूछ लेता था, वो अब नहीं पूछता है, वो कंप्लीटली हट चुका है। ठीक है, थोड़ा पैटर्न में भी चेंजेस करा है। जैसे एज आई सेड, इकोनॉमिक्स क्या कर दिया भाई, बहुत कम कर दिया। इकोनॉमिक्स मतलब जो NCERTs है वो नहीं पूछी जा रही है, NCERTs का वेटेज बहुत कम कर दिया है। इंस्टीड फोकस करें कहाँ पे, करंट पे, करंट की रिपोर्ट वगैरह है ना, उन पे फोकस किया जा रहा है। ठीक है, ओके। पॉलिटी का देखिए, पॉलिटी में आपके ज़्यादा क्या किया जा रहा है, फैक्ट्स पे फोकस किया जा रहा है, फैक्ट्स पे। फैक्ट्स पे आप कितना फोकस करते हो, जैसे प्रेसिडेंट वगैरह के वाइस प्रेसिडेंट पहले रहे हुए हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। मोरारजी देसाई वाला आया था आपके, कौन सी ईयर में आपके प्राइम मिनिस्टर रहे थे। तो वैसे फैक्ट्स पे आपके क्या किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है। इवन इस बार मैंने आपको लाइक 200 वाली क्वेश्चन की क्लास करवाई थी, और उसमें मैंने सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट स्टेटमेंट बेस्ड करवाए थे साइंस के अंदर। तो स्टार्टिंग में बच्चे बोल रहे थे कि सर बहुत ज़्यादा टफ बना दिया आपने, ऐसा थोड़ी आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। एंड इस बार वही हुआ भाई, UPSC के अंदर सारे क्वेश्चन आपको बताए स्टेटमेंट वाले ही आए। ठीक है ना। तो अगेन देखो, साइंस के अंदर भी डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, नो डायरेक्ट क्वेश्चन। पहले देखो भाई डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। हालांकि बायोलॉजी से सिर्फ आपके डायरेक्ट आ रहा है तो। इसके अलावा केमिस्ट्री और फिजिक्स में आपके डायरेक्ट कम पूछ रहा है, आपसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं। जैसे मैच द फॉलोइंग हो गया, आपके स्टेटमेंट वाले हो गए, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब टफनेस बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। टफ तो हुआ है भाई पेपर, थोड़ा सा टफ हुआ है। ठीक है, बट ये सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है। कंप्यूटर से वही पाँच से 6 क्वेश्चन आए आपके एग्ज़ाम में, साइंस से वही आपके 29 से 30 क्वेश्चन आए। तो उसमें पैटर्न में इतना कोई चेंज नहीं हुआ है। टफनेस में आपके थोड़ा क्या किया जा रहा है, इंक्रीमेंट किया जा रहा है। तो आपको थोड़ा मतलब और अच्छे से करनी पड़ेगी चीज़ें कवर। ऊपर से पढ़ने से काम नहीं चलेगा, ऊपर से पढ़ के जाओगे तो पटक के मारेगा। ऐसा ही सेम देखो करंट अफेयर्स में देखने को मिला। इस बार मैंने करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको करवाई थी। अब ये देखो अगेन मैंने यूट्यूब पे करवाई थी, और इससे 19 क्वेश्चन आए थे, 19 क्वेश्चन आए थे। टोटल 21 क्वेश्चन थे, उसमें से 19 क्वेश्चन आए थे। और मैंने विथ प्रूफ आपको दिखाई भी थे, आप देख भी सकते हो, है ना। आप कम्युनिटी पे जाके देख लेना, चाहें इंस्टाग्राम पे देख लेना, जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पे, यहाँ पे भी दिखाया मैंने। अब अगेन ये YT पे फ्री करवाए, मैं बैच की बात नहीं कर रहा हूँ, YT पे, क्योंकि करंट अफेयर्स में फ्री करवाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये करंट अफेयर्स भी पूछी गई ना, तो कहीं ना कहीं स्टेटमेंट वाली पूछी जा रही थी, स्टेटमेंट या फिर इन डेप्थ नॉलेज वाली। और कहाँ से पूछी जा रही थी, PIB, कि आप डेली जो आर्टिकल्स वगैरह छपते हो उनको पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, वो कहीं ना कहीं आपके चेक किया जा रहा था। ठीक है ना। तो रिसेंट ट्रेंड की बात करूँ तो भाई लेवल अप हुआ आपके जीके का क्या गया है, लेवल अप किया है। इंग्लिश की अगर बात करूँ, इंग्लिश की, तो इंग्लिश में देखो आपकी क्या हुआ है, कहीं ना कहीं वोकेब का वेटेज ज़्यादा बढ़ा है, वोकेब का वेटेज काफ़ी हाई कर दिया, ग्रामर को लो कर दिया है, और रीडिंग को भी थोड़ा लो कर दिया है। वही मैथ्स का अगर मैं बात करूँ भाई, मैथ्स में देखिए थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है। इनकी ट्रेंड की देखो मैं अलग अलग सबकी स्पेसिफिक बात करूँगा। अभी कट ऑफ की बात करते हैं। देखो वोट आई फील कि कट ऑफ इस बार कितना गया है, कि जैसे OTA मेल का मैंने आपका प्रेडिक्ट किया था उतना ही गया है, लगभग 87, ज़्यादा से ज़्यादा 86 हो सकता है। OTA फीमेल का अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, क्योंकि मैंने बच्चों से स्कोर भी पूछे थे, उसी के बेसिस पे बता रहा हूं मैं। ठीक है, अब मैंने देखो प्रेडिक्ट किया था 107 109 के राउंड होगा, इतना मैंने प्रेडिक्ट किया था। बट ये समथिंग अराउंड आपकी 109 से 110 के राउंड है, इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इसके अलावा देखो अगर मैं AFE की बात करूँ, AFE की कट ऑफ, तो AFE की कट ऑफ देखो आपकी कितनी गई है, तो AFE की भी कट ऑफ उतनी गई है जितने मैंने प्रेडिक्ट की थी, समथिंग अराउंड आपके 135 के राउंड गई है, 135 136 इसके राउंड गई है। ठीक है ना। अगर मैं IMA की बात करूं, तो IMA की कट ऑफ लगभग इतनी गई है भाई 122 के राउंड, मैंने प्रेडिक्ट की थी 122 से 127। और INA की जो कट ऑफ है वो भी आपकी कितनी गई है, समथिंग अराउंड आपकी 112 से लेके 115 के राउंड गई है। तो मतलब मैंने प्रेडिक्ट की थी वही कट ऑफ गई है आपकी लगभग। ठीक है ना, सिर्फ ये फीमेल वाली थोड़ी सी क्या हुई है, ऊपर हुई है। ओके, अब देखो ये कट ऑफ है, तो एक चीज़ तो आपको क्लियर होती है यहाँ से कि मेरे को टारगेट स्कोर क्या रखना है। अब मेल का देखो टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, OTA के लिए मैं बोलूँगा मेल को टारगेट करना चाहिए एटलीस्ट 95+, एटलीस्ट थोड़ा हाई रखो। ठीक है, फीमेल का टारगेट स्कोर होना चाहिए समथिंग अराउंड 118 और 120, इतना टारगेट होना चाहिए। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी गर्ल्स को भाई। ठीक है ना, गर्ल्स के लिए चीज़ें डिफिकल्ट हो गई अब।
एएफए के लिए देखो टारगेट मैं मानता हूँ 145 प्लस लेके चलो। ओके, आईएमए के लिए टारगेट लेके चलो आप समथिंग अराउंड आपके 135 प्लस, और आईएनए के लिए आप टारगेट लेके चलो समथिंग अराउंड आपके 125 प्लस। अब ये मैंने हाई क्यों बताया, क्योंकि यार थोड़ा सा देखो हाई लेके चलोगे ना तो सेफ जोन में रहोगे, अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब इन डेप्थ एनालिसिस की मैं बात करता हूँ। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट इन डेप्थ एनालिसिस, सबसे पहले मैं जीके की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। जीके में देखो क्या ट्रेंड रहा है, मैं हर एक सब्जेक्ट की एक एक करके बात करूँगा, टाइम लगेगा बट आपको हर एक चीज़ एकदम क्लैरिफाई हो जाएगी। अब देखो जीके में आता क्या क्या है, जीके में आता है भाई आपके क्या क्या आता है, तो मैं जल्दी से सब्जेक्ट लिख लेता हूँ। पहला सब्जेक्ट है भाई साइंस, इसके बारे में बात करूँगा। दूसरा सब्जेक्ट है आपके ज्योग्राफी, तीसरा सब्जेक्ट है आपके पॉलिटी, चौथा सब्जेक्ट है आपके इकोनॉमिक्स, पांचवा सब्जेक्ट है आपके हिस्ट्री, छठा सब्जेक्ट है आपके करंट अफेयर्स, एंड सातवां सब्जेक्ट है आपके कौन सा, कंप्यूटर, और आठवां आपके भाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड मिस्क। इतने सब्जेक्ट आपके किसके अंदर भाई, जीके के अंदर, राइट। अब देखो साइंस के नंबर ऑफ क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ा, इस बार भी देखो आपके 29 से 30 क्वेश्चन आए थे, एक आई थिंक एक्स्ट्रा आपके कंप्यूटर का आ गया था, तो 29 ही क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन का अगर मैं लेवल की बात करूँ तो पहली बात तो आपको इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कुछ अलग से कुछ पूछ लिया है, इन डेप्थ स्टडी वाली चीज़ें पूछी जा रही हैं। एक चीज़ मैंने नोटिस की इस बार ना साइंस में PYQ बहुत रिपीट हुए हैं, PYQs स्पेशली बायो में बहुत रिपीट हुए हैं, पुराने सारे PYQ डाल दिए ऑलमोस्ट। मैं आपको दिखाऊंगा भी, मतलब एक वीडियो और बनाऊंगा उसमें दिखाऊंगा ये चीज़। ओके, तो साइंस के लिए देखो कुछ ऐसा सीन था। ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूँ, ज्योग्राफी में देखो अभी तक क्या सीन था आपके फिजिकल ज्योग्राफी की अगर बात करें अपन, इफ़ वी टॉक अबाउट फिजिकल ज्योग्राफी, तो फिजिकल ज्योग्राफी में देखिए, अच्छा इस पे जाने से पहले एक और चीज़ देख लेना, साइंस के अंदर केमिस्ट्री एंड आपका फिजिक्स ऐसा था जहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहाँ पे ना आई विल सजेस्ट यू कि लाइन बाय लाइन स्टडी करो आप, ठीक है ना। चाहे आप नोट्स पढ़ रहे हो कुछ भी पढ़ रहे हो, लाइन बाय लाइन करो, डायरेक्ट फैक्ट्स मत देखो। ओके, पैटर्न काफ़ी चेंज हुआ है, जैसे बायो में डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, बायो में डायरेक्ट क्वेश्चन थे। अब यहाँ पे देखो फिजिकल की बात करूँ तो भाई फिजिकल में ना थोड़ा सा इस बार इन्होंने ये भी ट्राई किया था कि एक दो क्वेश्चन बाहर से उठाए, ठीक है, बाहर से उठाने की कोशिश की, और थोड़ा सा इन्होंने अपनी तरफ से भी कुछ फ्रेमिंग जैसा किया था। मतलब अभी तक क्या हो रहा था, यूपीएससी डायरेक्टली एक स्टेटमेंट उठाए आपके एनसीईआरटी से और वो छाप देता था। अभी सिर्फ वैसा नहीं किया इन्होंने, तो आपकी कहीं ना कहीं कंसेप्चुअल नॉलेज चेक करने की कोशिश की। मतलब आपके थ्योरी तो आपको बताई होनी चाहिए, उसके साथ कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए आपको फिजिकल ज्योग्राफी के, एंड इसकी वेटेज अभी भी हाई रही थी। फिर आता है देखो इंडियन ज्योग्राफी, इससे क्वेश्चन आए थे 8 से 9, ठीक है ना, 8 से 9 इससे क्वेश्चन आए थे। फिजिकल ज्योग्राफी से आए थे आपके लगभग 9 से 10, ठीक है, 8 से 9 क्वेश्चन इससे। अब 8 से 9 है, 9 नहीं है सॉरी, यहाँ पे लिख लो 7 से 8, ये आए 8 से 9। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आए थे यहाँ से क्या आ रहे हैं भाई, डायरेक्ट आ रहे हैं, फैक्ट्स वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे फैक्ट्स पूछ रहा है। हमेशा पहले भी फैक्ट्स ही पूछता था। एक आपके भाई ह्यूमन ज्योग्राफी, उससे भी क्वेश्चन आए आपके 2 से 3, ठीक है ना, जैसे पोर्ट्स वगैरह आ गया, ड्रोट वाला क्वेश्चन आ गया, आपके सॉइल वाला क्वेश्चन आ गया, तो ह्यूमन ज्योग्राफी वगैरह से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। ओके, सारे आपके इसमें क्या पूछे जा रहे थे, अगेन स्टेटमेंट वाले पूछे जा रहे थे, ठीक है। अब वेटेज से देखो आपको पता चलता है किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। पॉलिटी की अगर मैं बात करूँ, पॉलिटी में देखो क्या हुआ है, इस बार मेरे को देखने को मिला कि सारे क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट के थे, स्टेटमेंट या फिर सेलेक्टिव वाले, फैक्ट्स वाले, ठीक है। तो फैक्ट्स को मत छोड़ो पॉलिटी के अंदर। जैसे आपको पता होगा पंचायती का आपको आर्टिकल पूछ लिया था, 2 आपके, एक वाइस प्रेसिडेंट वाला आया था, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट वाला, एक आया था आपके प्राइम मिनिस्टर का, ये तीनों क्वेश्चन फैक्ट वाले थे। एक आपका और आर्टिकल से आया था जो स्टेट को मिलाना था, मैच करना था आपको, कौन से स्पेशल स्टेट कौन से स्टेटस में। तो 4 क्वेश्चन देखो फैक्ट्स के थे। अब 4 फैक्ट्स पूछे जा रहे हैं, तो मतलब फैक्ट्स पे फोकस करना पड़ेगा। दूसरा पॉलिटी में ये भी देखने को मिला भाई, दूसरा डायमेंशन ट्राई कर रहा है, जैसे कि आपके सुप्रीम कोर्ट वगैरह है ना, तो अलग डायमेंशंस भी आपके कहीं ना कहीं वो ट्राई कर रहा है, डिफरेंट डायमेंशन में भी क्वेश्चन पूछे। ओके, इसके बाद में देखो इकोनॉमिक्स से बात करूँ, माइक्रो एंड मैक्रो, माइक्रो को तो भाई भूल ही गए ये लोग, एंड मैक्रो की बात करूँ तो भाई बहुत कम वेटेज कर दिया है। ये पूछ रहे हैं करंट वाली चीज़ें ज़्यादा, मतलब जो भी आप स्कीम वगैरह देखते हो ना, वो स्कीम वगैरह इसी में पूछी गई, तो वो कहीं ना कहीं आप क्या बोल सकते हो, कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो करंट अफेयर्स में पार्ट है। बजट से भी क्वेश्चन आया था भाई, 1-2 क्वेश्चन आया, सिर्फ 1-2 क्वेश्चन, ठीक है ना, बजट से भी ज़्यादा ना पूछे। मतलब डायरेक्ट फैक्ट्स आपसे, इवन डायरेक्ट जो करंट अफेयर्स में थी वो भी चीज़ें आपसे बहुत कम पूछी गई। हिस्ट्री की बात करूँ भाई,
हिस्ट्री में देखिए एंशियंट वगैरह है ना, एंशियंट वगैरह, इसमें क्या आ रहे थे, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे थे, एंड काफ़ी सारे उनमें से PYQ भी थे। ओके, बाकी जो आपके मॉडर्न वगैरह है वहाँ पे क्या पूछे जा रहे थे भाई, इन डिटेल क्वेश्चन आ रहे थे, इन डिटेल, ठीक है ना। मेडिवल का एज यूजुअल आपके वेटेज कम ही था, इसके क्वेश्चन थे आपके 20 से 22। करंट अफेयर्स की बात करूँ भाई, करंट अफेयर्स में देखो लगभग आपके 18 से 19 क्वेश्चन थे, एंड ये सारे के सारे आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपके PIB से, ऑलमोस्ट PIB में आए हुए थे, ठीक है ना। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है ना, उससे आए हुए थे, और उसी के आर्टिकल से सारे उठाए हुए थे। एंड यहाँ पे भी भाई ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन थे, काफ़ी सारे, मतलब डायरेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो 5-6 के क्वेश्चन थे, बाकी के 12-13 क्वेश्चन थे वो ऐसे थे जो इनडायरेक्ट थे, मतलब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। जैसे WHO वाला आया था आपके, सबमिट वाला। इसके अलावा देखो आपके एक PM स्वनिधि वाला आया था, उससे ऊपर एक और क्वेश्चन था आपके SHG वाला, सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड, है ना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उससे भी आया था। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, आपका नॉलेज भी कहीं ना कहीं चेक कर रहे थे कि आपको डिटेल्स भी पता है क्या। तो जो मैं आपको इन डिटेल करवाता हूँ वही वैसे ही आपको करंट अफेयर्स अब कवर करनी है। कंप्यूटर के देखो कहीं ना कहीं ये ऐसी चीज़ें पूछ रही हैं जो मेरी समझ से बाहर है, हालांकि वो चीज़ें मैंने पढ़ाई थी आपके बैच के अंदर तो एकदम अच्छे से पढ़ाई थी, और YT से 2-3 क्वेश्चन आपके बन जा रहे थे। तो वही आपसे 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए कंप्यूटर से, तो ये एक इंटीग्रल पार्ट बन गया है। तो इसमें बेसिक चीज़ें आपसे पूछी जा रही है एग्जाम में, ठीक है। 1-2 तो अतरंगी डालता ही है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो इससे भी देखो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, प्लस बाकी आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिसलेनियस टॉपिक से रहते हैं, ठीक है ना। मिसलेनियस बहुत कम पूछा जाता है आपके एग्जाम के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं देखो इन डेप्थ आपका क्या है, एनालिसिस है किसका भाई, GK पार्ट का। अब इनके लिए देखो फॉलो क्या करना है आपको, इनके लिए फॉलो क्या करना है, इनके लिए देखो भाई फॉलो करने से पहले मैं आपको बताता हूँ इनको प्रिपेयर कैसे करना है। देखिए सबसे पहले ना हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट को टारगेट करो, दैट इज़ साइंस, अगर आपको पेपर निकालना है ना। उसी जो आपके IME AFE वाले हैं उनको तो मैं बोलूँगा कि भाई साइंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, सबसे पहले इसी को प्रिपेयर करो, क्योंकि आपको इंडिविजुअल कट ऑफ निकालनी है। उसके बाद मैथ्स और इंग्लिश में आप हाई स्कोर कर सकते हो, बट उनको भी मैं ये सजेस्ट करूँगा कि सिर्फ एक सब्जेक्ट पे मत जाओ, 2-3 सब्जेक्ट तो एकदम अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, जैसे साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये 3 सब्जेक्ट तो मान के चलो एकदम अच्छे से प्रिपेयर करनी है। तो सबसे पहले साइंस को अच्छे से प्रिपेयर करो, और गर्ल्स को तो सारी करनी है भाई, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जा रही है, तो आपको सभी प्रिपेयर करना पड़ेगा। साइंस के बाद में आप सेकंड प्रायोरिटी किसको दो भाई, सेकंड प्रायोरिटी दो आप ज्योग्राफी, क्योंकि वो ईजियर है, बाकी सब्जेक्ट से ईजियर है। इसके बाद में आप दो पॉलिटी को, ये आपकी प्रेफरेंसेज होनी चाहिए, ठीक है ना, ये भी क्योंकि ईजी है। इसके बाद में देखो आप क्या दे सकते हो, करंट अफेयर्स को दे सकते हो, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के बाद में आप चाहो तो इकोनॉमिक्स को दो, या फिर चाहो तो आप हिस्ट्री को दो। करंट वेटेज के हिसाब से मैं हिस्ट्री को बोलूँगा, हिस्ट्री को आप क्या दो, ज़्यादा वेटेज दो, ठीक है ना। करंट सिनेरियो के हिसाब से हिस्ट्री को ज़्यादा वेटेज दो, फिर आप ये कंप्यूटर वगैरह, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह कर सकते हो। तो इस ऑर्डर में आपको क्या करनी है, प्रिपरेशन करनी है। अब कुछ बच्चे देखो यार गलती क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, हिस्ट्री पहले उठा के बैठ जाते हैं। अब हिस्ट्री में आपको पता है भाई कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, इसको लास्ट में करना चाहिए। एंड इस साइकिल में तो देखो मैं ये बोलूँगा, जो IMA AFA वाले हैं ना, जो बच्चे हैं IMA AFA INA, वो कुछ सब्जेक्ट लीव कर दो, क्योंकि नहीं करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। अगर फ्रेशर हो या फिर मल्टीपल फेलियर मिला है, एक तो हिस्ट्री मत करना, नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। हिस्ट्री को हाथ ही नहीं लगाना है, ठीक है। इसके अलावा देखो आप इकोनॉमिक्स को कहीं ना कहीं थोड़ा इग्नोर कर सकते हो। करंट वाली वीडियो जो मेरी वन शॉट है एक बार देख लेना, उसके अलावा आप NCERT वगैरह लीव कर सकते हो। इसमें ये 2 सब्जेक्ट चाहो तो आप लीव कर सकते हो, बाकी ये 2-3 तो आपको प्रिपेयर करके जानी है, करंट अफेयर्स वगैरह, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस। अब इनके लिए देखो क्या फॉलो करना है। नाउ देखो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आई विल सजेस्ट यू कि भाई NCERTs फॉलो करो, वही सबसे बेस्ट सोर्स है। अब NCERTs देखो क्या क्या फॉलो करनी है। साइंस के लिए भाई देखो क्या फॉलो करना है आपको, साइंस के लिए करना है 9th + 10th NCERT, ठीक है, यही फॉलो करनी है आपको। एक्स्ट्रा टॉपिक है वो मैं यूट्यूब पे कवर कर दूंगा, जो आपकी इसके अंदर नहीं है, ठीक है ना, उनकी टेंशन मत लो आप। आपको सिर्फ 9th-10th NCERT लाइन बाय लाइन रीड करनी है, छोटी छोटी किताबें हैं, ये दोनों NCERTs करनी है, ठीक है, लाइन बाय लाइन करनी है। बायोलॉजी के लिए आप क्या कर सकते हो, 11th की NCERT कर सकते हो, 11th की, ठीक है, ओके। इसके बाद में देखो दूसरी अगर सब्जेक्ट की बात करूँ, ज्योग्राफी के लिए देखो 11th की आपको क्या करनी है, फिजिकल ज्योग्राफी करनी है NCERT, फिजिकल ज्योग्राफी NCERT। 11th की आपकी इंडियन ज्योग्राफी, और एक आपकी कौन सी भाई 12th की है, ह्यूमन ज्योग्राफी। ये 3 किताबें करनी है, अगेन लाइन बाय लाइन। ह्यूमन ज्योग्राफी में आपको सिलेक्टिव चैप्टर्स करने हैं, ठीक है ना, जो कि इंपॉर्टेंट है, सब कुछ नहीं करना है, ओके। फिजिकल में सारा करना है, इंडियन में सारा करना है। पॉलिटी के लिए सिर्फ एक ही किताब है, दैट इज़ लक्ष्मीकांत करो भाई, लक्ष्मीकांत, ठीक है ना, ओके।
इकोनॉमिक्स के लिए देखो एज आई सजेस्ट कि यार थोड़ा क्या होता है, टफर होता है। अदरवाइज आप महाराष्ट्र की जो एनसीईआरटी है, महाराष्ट्र की जो स्टेट बुक्स है वो ट्राई कर सकते हो अगर आपको एनसीईआरटी अच्छे से समझ में नहीं आ रही है, या फिर एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो माइक्रो एंड मैक्रो जो 11th-12th में आपके, माइक्रो एंड मैक्रो। ओके, इसके अलावा देखो हिस्ट्री के लिए क्या कर सकते हो आप, 12th की थीम्स फॉलो कर सकते हो, 12th क्लास की जो थीम्स है ना वो फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना, थीम्स फॉलो कर सकते हो। ओके, अब इसके अलावा बच्चे क्या करने लगते हैं, स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करने लगते हैं भाई, अलग अलग है, जैसे उपेंद्र जी की आ जाती है, उनकी आप बुक्स फॉलो करते हो ना, उससे क्वेश्चन आते हैं हालांकि 2-3, बट यार उनको ये इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, आपको कोई ऐसा नहीं है कि भाई 300 में से 300 लेके आना है यूपीएससी के अंदर, या 200 में से 200 लेके आना है, तो उनमें टाइम वेस्ट मत करो। अदर देन जो बाकी आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं वहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करो। करंट अफेयर्स के लिए सिर्फ मेरी वाईटी की वन शॉट करनी है आपको, वाईटी वन शॉट, मोर देन इनफ है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। इवन कंप्यूटर के लिए भी देखो मैंने एक वन शॉट करवा रखी है, दैट इज़ मोर देन इनफ। वन शॉट हालांकि इनके लिए भी करवा रखी है, मैं शॉर्ट्स बताऊंगा, ये तो मैं अभी किताबें बता रहा हूँ आपको, है ना, इनके लिए कोई किताबें आपको फॉलो नहीं करनी है, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी कोई किताबें नहीं फॉलो करनी है, इसका भी मैं आपको शॉर्ट्स बताऊंगा यूट्यूब पे, ठीक है। ओके, फिर देखो दूसरा बात करते हैं इंग्लिश की। इफ़ वी टॉक अबाउट इंग्लिश, अब इंग्लिश में देखो यार थोड़ा ना पैटर्न चेंज हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ बता देता हूँ, इस बार क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप जीके के अंदर, मैं पहले प्रेडिक्ट कर देता हूँ, जनरली तो सही जाती है, बट ऐसा नहीं है कि मैं कोई भगवान हूँ तो भाई ये एकदम एग्जैक्ट ही जाएगी, बट वोट आई फील जो मैं प्रेडिक्ट करता हूँ जनरली वैसी ही चीज़ें जाती है। देखो वोट आई फील कि इस बार सीडीएस में ना आपके जो जीके होगा उसमें कोई चेंज कम ही देखने को मिलेगा, चेंज वेरी लेस। चेंज आएगा तो सिर्फ लेवल में थोड़ा ड्रॉप हो सकता है, आपको ड्रॉप देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि कोई और चेंज देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पूरा आपके पैटर्न चेंज हो जाएगा, इकोनॉमिक्स ज़्यादा आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा, यही पैटर्न फॉलो होगा, ठीक है ना। और ऐसा हो सकता है बायोलॉजी में स्टेटमेंट पूछ ले, इसमें ना पूछे, बाकी कोई ड्रॉप कोई चेंज नहीं आएगा। लेवल में थोड़ा सा आपके क्या हो सकता है, ड्रॉप हो सकता है, मतलब इस बार जैसे टफ पूछा तो आपको थोड़ा सा ईजी पूछ सकता है, इतना ही हो सकता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब इंग्लिश की बात करूँ ना, इंग्लिश को देखो अपन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज़ वोकेब, वोकेब की चलो बाद में बात करेंगे, पहले करते हैं अपन किसकी भाई, पहले करते हैं अपन ग्रामर की, ठीक है। ग्रामर से पता है इस बार आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन कितने हैं, ग्रामर से पता है आपको क्वेश्चन कितने हैं, 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। दूसरा आपका भाई रीडिंग पार्ट, रीडिंग की अगर मैं बात करूं, रीडिंग से आपके कितने क्वेश्चन है भाई, 25 क्वेश्चन। वोकेब से कितने हैं, फिर वोकेब से कितने हैं भाई, बाकी जितने भी क्वेश्चन आए आपके 65 वो वोकेब से आए, ठीक है ना। सॉरी 65 नहीं, इसको कर लेना 70, ओके, इससे आए 70 और इससे सिर्फ आपके 25 ही आए, ओके। अब ये क्वेश्चन देखो आया क्या, अब एक चीज़ देख रहे हो, एक टाइम था आपके रीडिंग से बहुत क्वेश्चन आते थे, अब वोकैबलरी का देखो कितना ज़्यादा वेटेज हाई कर दिया, बहुत हाई कर दिया, और ये पिछले 1-2 पेपर से किया जा रहा है आपके, ठीक है ना, 1-2 पेपर से यही किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखो ग्रामर में आपके क्या क्या आया, अब ग्रामर में जो चीज़ें हैं वो ईजी है हालांकि, जैसे कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन पूछ लिया था, ठीक है। इसके अलावा देखो आपको एरर वाले क्वेश्चन पूछ लिए थे, एरर वाले देखो क्वेश्चन काफ़ी कम पूछे, 5 ही पूछे, अगर ये 10 पूछे तो। इसके अलावा देखो आपको क्या पूछा गया, फिलिप्स पूछे गए, जो प्रिपोजिशन वगैरह आ जाते हैं आपके, वो 10 क्वेश्चन पूछे गए। रीडिंग में देखो क्या क्या आया, 5 क्वेश्चन तो आए आपके किसके भाई, कॉम्प्रेंशन के, कॉम्प्रेंशन का कमबैक हो गया, ठीक है। इसके अलावा 10 क्वेश्चन आए आपके S1 S2, एकदम अच्छे से किए थे अपन ने वाईटी पे। इसके अलावा 10 क्वेश्चन आए आपके देखो S1 S6 की, PQRS को ही उड़ा दिया भाई। और बाकी पूरा का पूरा भाई वोकेब आया, वोकेब में क्या क्या पूछा जा रहा है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आपके इडियम्स, ठीक है, वर्ड्स के मीनिंग, देयर यूजेस, तो मतलब मल्टीपल तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ओके। तो मतलब आप वोकेब को इग्नोर नहीं कर सकते, बट ये वोकेब जो पूछी जा रही है ना, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ है भाई, ईजी आती है, ये रीडिंग बेस्ड आती है। सीडीएस की वोकेब थोड़ी अलग होती है, रीडिंग बेस्ड होती है, अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है ना तो आप इनको सोल्व कर सकते हो, ओके। और इसमें से मैं बता रहा हूँ आपको ना काफ़ी सारे क्वेश्चंस, मान के चलो अराउंड 30 क्वेश्चंस आपके क्या थे, PYQ थे, 30+ ही मिलेंगे, आप चाहे चेक कर लेना, इवन मैं भी दिखाऊंगा आपको। 30 क्वेश्चन अराउंड इसमें से क्या थे आपके, PYQ थे आपके, 10 नहीं सॉरी, पूरे 15 साल,
15 साल के जो CDS और NDA के PYQ वोकेब है वहाँ से इतने क्वेश्चन आए थे आपके, ठीक है ना। ओके, बाकी ये जो पार्ट आए थे ना ये तो हर बार ही आते हैं भाई, ये आपकी ईजी थे, इतने डिफिकल्ट नहीं थे। इसी कारण देखो बच्चे इस बार हाई स्कोर कर पाए, क्योंकि ये वोकेब ईजी थी, टफ नहीं थी, लिटरली ईजी थी। मतलब आप अगर रीडिंग करते हो, रीडिंग के हैबिचुअल हो, तो भी आप इनमें मोस्टली क्वेश्चंस क्या कर सकते थे, सोल्व कर सकते थे। तो मैं बोलूँगा वोकेब के लिए ज़्यादा हाथ पैर चलाने की ज़रूरत नहीं है, बट कुछ चीज़ें तो देखो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अब एक चीज़ देखो, वोट आई एक्सपेक्ट कि इंग्लिश के अंदर ना आपको इस बार तो थोड़ा कम चांस है, लेस चांस है, बट चांस है भाई। मेरे को लग रहा है कि इंग्लिश के अंदर ना इस बार आपके चेंज आएगा वापस, ठीक है। हो सकता है इस बार आपको रीडिंग वापस ज़्यादा पूछी जाए, रीडिंग या फिर ग्रामर, इन दोनों में से कुछ ज़्यादा पूछा जाएगा, बहुत हाई चांस है अपकमिंग अटेम्प्ट में। तो इनको इग्नोर मत करना वोकेब के चक्कर में, क्योंकि आई हैव सीन कि जब भी यूपीएससी ऐसे देखता है ना कि बच्चों का पूरा फोकस वहाँ पे हो गया, तो वो कुछ ऐसा आपके बोमशेल डालता है कि भाई वहीं पे बच्चे धरे शाये रह जाते हैं। फिर वो बोलते हैं पेपर टफ आए, पेपर टफ नहीं आता, वो सिर्फ चेंज करता है, खिलवाड़ करता है आपके साथ, ठीक है ना। तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हो इस बार आप। अब देखो क्या क्या फॉलो करना है। ग्रामर के लिए तो देखो एक ही किताब है, दैट इज़ SP बख्शी, ये कर लो, बहुत अच्छी है, ठीक है ना। और इसमें भी देखो अभी सेलेक्टिव टॉपिक ही करो इसके हिसाब से, ओके। रीडिंग के लिए देखो आप क्या करो, रीडिंग के लिए मैं जो डेली टारगेट देता हूँ न्यूज़पेपर वगैरह रीडिंग के लिए वो करो। इसके अलावा PYQ प्रैक्टिस मोर देन इनफ है, PYQ प्रैक्टिस प्लस मेरी YT क्लासेस, ठीक है। S1 S2 इस बार बहुत सारे बच्चे सही करके आए थे, मैंने आपको यूट्यूब पे पढ़ाया था। वोकेब के लिए देखो आपको क्या करना है, एक तो देखो आपको PYQ वोकेब करनी है, एज आई सेड आपको 15 साल की, प्लस आप चाहो तो ब्लैक बुक कर सकते हो। और इसके इस बार मैं आपकी PYQ बैच से भी आपको कुछ कंटेंट प्रोवाइड करूँगा, ट्राई करूँगा, ठीक है ना। बैच से भी आपको कंटेंट मिल जाए, ठीक है। क्योंकि इस बार देखो बैच से तो बहुत आई थी PYQ वोकेब, बट मैंने यूट्यूब पे कवर ही नहीं की थी इस बार PYQ वोकेब वगैरह, और ना ही आप सॉरी वोकेब भी आपकी मैंने कवर नहीं की थी यूट्यूब के ऊपर। तो इस बार मैं ट्राई करूँगा कि आपको बैच वाला कंटेंट कहीं ना कहीं वोकेब वाला एक्सेस हो सके और आप पढ़ सको उसको, ठीक है ना। ओके, इतनी चीज़ें आपको फॉलो करनी है इंग्लिश के अंदर, ओके। एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, इंग्लिश के बिना पेपर नहीं निकलेगा। GS अगर अच्छा प्रिपेयर नहीं करोगे निकल जाएगा, बस इंडिविजुअल कट ऑफ निकालनी है। मैथ्स ठीक ठाक प्रिपेयर करोगे निकल जाएगा, बट इंग्लिश नहीं करोगे तो पेपर नहीं निकलेगा। पूरा पेपर इसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि इंग्लिश है स्कोरिंग सब्जेक्ट, इसके बिना सोच लेना पेपर नहीं निकलेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी यही रखनी है, GK से भी ज़्यादा ये रखनी है। बट इसका मतलब ये नहीं है GK नहीं है। GK में देखो आपको मिनिमम 20 नंबर लाने ही पड़ेंगे, अगर 20 नंबर नहीं आए तो आप आउट हो, ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल कट ऑफ जाती है। और इंग्लिश में मान के चलो आपका टारगेट होना चाहिए 70+ एटलीस्ट, कम से कम बता रहा हूँ ये, इतना टारगेट लेके चलो। अगर कोई देखो IME AFE के लिए जा रहा है तो उसके लिए मैं 60+ भी सही मानूंगा। बाकी जो गर्ल्स वगैरह भाई, अगर आपका GS वीक है तो मैं बोलूँगा 70-80 तो जाओ, वरना काम नहीं बनेगा, कोई चांस ही नहीं है, ठीक है ना। तो इंग्लिश में टारगेट हाई रखो, ओके। फिर आता है मैथ्स। अब देखो अगर मैं मैथ्स की बात करूँ भाई, इफ़ आई टॉक अबाउट दी मैथ्स, तो मैथ्स के अंदर देखो पहली बात तो इस बार एक खेला कर दिया वापस। मैंने बोला था भाई अर्थमेटिक वापस पूछ लेगा, और इस बार अर्थमेटिक के ठीक ठाक क्वेश्चन आ गए, है ना। एक तो देखो अर्थमेटिक आता है, इस बार अर्थमेटिक के क्वेश्चन ठीक ठाक पूछ लिया आपसे, ओके। लगभग मेरे हिसाब से समथिंग अराउंड आपके 20 के अराउंड क्वेश्चन पूछ लिए इन्होंने। इसके अलावा देखो नंबर सिस्टम, इस बार नंबर सिस्टम में भी भाई अलग ही इन्होंने खेल खेला। एक ही चैप्टर से आपके 8 क्वेश्चन आ गए। HCF LCM जो चैप्टर है ना, उस एक चैप्टर से 8 क्वेश्चन पूछ लिए इन्होंने। तो मतलब UPSC का ऐसा सीन है भाई, ये कोई ऐसा नहीं है कि पूरे सब में से एकदम मिला के आपके क्वेश्चन पूछेंगे। एक चैप्टर से ऐसा हो सकता है कि पूरा पेपर पूछ दे, ठीक है। आपकी अगर मैं बात करूँ 2D मेंसुरेशन, 2D मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन आए, बट कम आए आपके, लेस ही आए, ठीक है। अगर मैं आपकी बात करूँ ज्योमेट्री, इस बार ज्योमेट्री भर के पूछी गई भाई, ज्योमेट्री की सबसे ज़्यादा वेटेज थी, हाईएस्ट वेटेज इसी की थी, ठीक है ना। फिर आपके आता है भाई 3D मेंसुरेशन, 3D मेंसुरेशन की भी आपके बहुत कम वेटेज थी, ठीक है ना, बहुत कम थी। इसके रिलेटिव में 2D के मेंसुरेशन के क्वेश्चंस आपके ठीक ठाक आए थे, ठीक है ना। अब ये 2D एंड ज्योमेट्री मिला के आप बोल सकते हो लगभग एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, लगभग आपके 30 के राउंड आ गए थे। इसके अलावा देखो ट्रिग्नोमेट्री की बात करूँ तो ट्रिग्नोमेट्री के कितने क्वेश्चन आए थे, लगभग आपके वही 12 से 15 क्वेश्चन आए थे, जो कि एवरेज रहते ही हैं। स्टेट से अगर मैं बात करूँ, स्टेट से स्टेटिस्टिक्स से, तो उससे भी देखो आपके ठीक ठाक क्वेश्चन आ गए थे। स्टेट्स और DI से मिला के मान लो, DI तो देखो बहुत कम पूछना स्टार्ट कर दिया, स्टेट से पूछा जा रहा है, लगभग आपके 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी, ओके। एंड एट द एलजेब्रा की बात करूँ तो एलजेब्रा से भी इस बार वेटेज क्या रहा था, कम रहा था, उतना ज़्यादा नहीं रहा था, ठीक है ना। अब मैंने पिछली बार एक चीज़ बोली थी, इस बार एलजेब्रा से कम आएगा,
क्योंकि वो पिछली बार ज़्यादा पूछ लिया था। अब देखो ज्योमेट्री में भी सेम चीज़ हो सकता है कि अगली बार आपसे क्या पूछा जाए, कम पूछा जाए, ज्योमेट्री से कम पूछा जाए, बाकी चीज़ से पूछ लिए। अब बच्चे क्या करेंगे, एचसीएफ एलसीएम को रगड़ना स्टार्ट कर देंगे, भाई 8 क्वेश्चन आ गए हैं। बट ऐसा नहीं करना है भाई, सभी को इक्वल दो। और ये अर्थमेटिक को अंडर एस्टिमेट मत करो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एफकेट। इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, क्योंकि इसके क्वेश्चन इस बार आए थे ना, बहुत ईजी क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन थे, ठीक है ना। तो ये सारे आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। ओके, इसके अलावा देखो जो लॉगरिथम है उससे भी क्वेश्चन आए थे आपके। तो ये मिसलेनियस टॉपिक है, इनसे भी देखो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, अदरवाइज इनकी वेटेज क्या रहती है भाई, सबसे ज़्यादा रहती है ना। देखो यार, मैथ्स के लिए मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि आप बेसिक्स कितना भी पढ़ लो, आप सीडीएस का मैथ्स तभी कर पाओगे जब आप अनकन्वेंशनल मेथड यूज़ करोगे, बिकॉज टाइम बैरियर सबसे बड़ा बैरियर है, ठीक है। और अगर आप बेसिक वाले सब्जेक्ट का मेथड लगाओगे ना, तो आप सोल्व ही नहीं कर पाओगे। बेसिक इतने के लिए समझो कि आपको कंसेप्ट समझ में आए। क्वेश्चन आप बेसिक से नहीं सोल्व कर सकते हो सारे, मतलब सोल्व तो कर सकते हो बट वहाँ पे एग्जाम में नहीं कर सकते ना, बहुत टाइम कंज्यूम कर जाएगा आपके। तो आई विल सजेस्ट यू भाई, बेसिक्स के पीछे मत भागो। एक और यूपीएससी के बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, स्पेशली जो आपकी ऑलरेडी प्रिपेयरिंग स्टेज में है या फिर कहीं पे काम कर रहे हैं या फिर प्रिपेयर कर रहे हैं, वो एसएससी की बेच लेके बैठ जाते हैं मैथ्स के लिए। अब एसएससी में क्या होता है भाई, एचसीएफ एलसीएम की कितनी क्लास करवा दी, 15 से 20 क्लास करवा दी। अब एक बात बताओ, 15 से 20 क्लास एचसीएफ एलसीएम की करोगे, नंबर सिस्टम में कितने सारे चैप्टर है, नंबर क्लासिफिकेशन, आपका डिविजिबिलिटी रूल्स, आपके रिमाइंडर्स, कितने सारे चैप्टर्स हैं। इतना इतना इन डिटेल करोगे तो बाकी सब्जेक्ट कब करोगे, 4 महीना ही है मेरे दोस्त, 4 महीना। अब मैं आपको एक प्रूफ दिखाता हूँ, देखो इसके ओनली थिक्स बताने से पहले देखो, मैंने वाईटीपी क्लास करवाई थी, मैं बैच की बात नहीं कर रहा हूँ, वाईटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। वाईटीपी क्लास करवाई थी, उससे देखो आपके एचसीएफ एलसीएम के कितने क्वेश्चन आए। अब ये देखो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि x-5 इज एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस, तो बताओ p प्लस क्यू की क्या वैल्यू होगी। ऐसा ही देखो क्वेश्चन पहला आया हुआ है, x प्लस के इज द एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस, तो यहाँ पे के की वैल्यू पूछी थी। क्वेश्चन सेम ही था, कंसेप्ट सेम ही था कि ये सेटिस्फाई करेगा, इनमें सेटिस्फाई करेगा तो पी और क्यू की वैल्यू आ जाती। ये वाला देख लो, आपको बोला ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दिस 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 लिविंग द सेम रिमाइंडर, लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर विच विल डिवाइड दिस 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 लिविंग द सेम रिमाइंडर। एक क्लास करवाई थी मैंने सिर्फ आपकी एचसीएफ एलसीएम की, एक क्लास, उससे है ये सारे क्वेश्चन, क्योंकि मैं टू द पॉइंट पढ़ाता हूँ। ये वाला देखो, जैसे फ्रैक्शन में आपको क्वेश्चन पूछा है 3.6 इसका और इसका एलसीएम बताओ। अब देखो फ्रैक्शन का मैंने एलसीएम बताया था आपको, ये होता है, साथ में क्वेश्चन भी क्या था, एक पीवाईक्यू भी आया हुआ है। तो अगेन मैंने बोला था, इसीलिए 5 ईयर्स के पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंसेप्ट रिपीट करता है, कंसेप्ट रिपीट हुआ। ये भी देखो आपका सेम यही आपका फ्रैक्शन वाला है कि भाई ये और ये क्या है, इनके लिए अपने को क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो एचसीएफ भी मैंने फ्रैक्शन में निकालने से कहा था, अगेन देखो फ्रैक्शन वाली वैल्यूज है, ठीक है। और देख लो ये वाला, देखो एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज दिस एंड एचसीएफ इज दिस, पहला नंबर है तो दूसरा बताओ। ये देखो सेम ही क्वेश्चन है, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज दिस एंड दिस, अगर पहला नंबर है उसको डिवाइड करें, डिवाइडेड बाई 55, तो क्वेश्चन ये आता है, रिमाइंडर ये आता है, तो दूसरा नंबर बताओ। अच्छा पहला नंबर निकल जाएगा ना, 55 × 4 है ना, वो पहला नंबर हो जाएगा। अच्छा पहला नंबर पता है और दोनों मेरे को एलसीएफ एचसीएफ पता है, तो दूसरा नंबर का फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला देखो मैंने पढ़ाया था, क्या होता था भाई कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर 1 मल्टीप्लाई नंबर 2, वही कंसेप्ट लगता है यहाँ पे। ये वाला देख लो, ये वेरिएबल्स वाले क्वेश्चंस, मैंने बोले जब भी वेरिएबल आए तो भाई वैल्यू लेट वाला क्वेश्चन यूज़ करो, अनकन्वेंशनल मेथड यूज़ करो जल्दी सोल्व करने के लिए, जैसे छोटी वैल्यूज लेट करो। इसमें भी आप लेट कर सकते हो, x2 लेट कर लो, a1 लेट कर लो। अब आपकी देखो, आपको बोला एलसीएम और एचसीएफ, ये एलसीएम है, एलसीएम निकल जाएगा वैल्यू में, एचसीएफ निकल जाएगा वैल्यू में, पहला नंबर निकल जाएगा वैल्यू में, दूसरा नंबर निकालना है तो फॉर्मूला यूज़ करो, वैल्यू निकलेगी, फिर वही वैल्यू इसमें पुट करके देखो आंसर आ जाएगा। अब ऐसे देखो मैंने मल्टीपल क्वेश्चंस करवाए थे आपको ये कंसेप्ट समझाने के लिए। ये देखो एकदम एग्जैक्ट पी वाई क्यू जैसे रिपीट हुआ है, एक्स एंड वाई का एचसीएफ एच है, तो बताओ एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू क्या होगा, एच ही होगा क्या, एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू क्या 2h होगा क्या। देखो ऐसा ही क्वेश्चन है, अगर बोला एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू आपका जी है, तो एचसीएफ ऑफ पी एंड पी प्लस क्यू आपका जी होगा क्या। सेम ही टाइप का कंसेप्ट रिपीट हुआ है। कितने क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्यों, 8वां क्वेश्चन देखो मैंने कंसेप्ट तो पढ़ाया था बट वो पूरा कंसेप्चुअल था, डिटो क्वेश्चन ही था। बाकी बैच में तो मैंने ये एग्जैक्ट क्वेश्चंस करवाए थे, ये वाला तो एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन था, कॉर्नर वाला, ये वाला तो ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चन करवाए थे, इवन आपको बैच में भी, आज ही मैंने क्लास ली थी इसकी तो, राइट। तो यहाँ पे देखो आप टू द पॉइंट पढ़ो भाई चीज़ें, हर चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने एक में देखो इतना कर लिया, चलो कोइंसिडेंट एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 7 क्वेश्चन हो सकते हैं क्या एक क्लास में से, क्यों होते हैं भाई, दिस इज़ बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस। मैंने ये सारी चीज़ें की है, ठीक है ना, इनमें मेहनत की है, हर एक चीज़ मैंने नोट डाउन की है, वही आपको बैच में पढ़ाता हूँ, वही यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ। तो टू द पॉइंट पढ़ना स्टार्ट करो, ये इन सब चक्करों में मत फंसो, फंस के रह जाओगे, लूप होल में फंस जाओगे, कभी निकल ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री में जैसे वैल्यू सब्स्टिट्यूशन है,
इस बार तो क्वेश्चन भी PYQ बहुत रिपीट हुए थे। मैं सिर्फ 2 ही चीज़ फॉलो करने के लिए बोलता हूँ आपको मैथ्स के अंदर, एक तो YT क्लास प्लस प्रैक्टिस आपकी खुद की, ठीक है। दूसरी 5 ईयर्स PYQ बार बार रिपीट विथ कंसेप्ट, 5 ईयर्स PYQ मल्टीपल टाइम रिपीट, मल्टीपल टाइम रिपीट, क्योंकि PYQ क्या होते हैं भाई, बार बार आपके रिपीट होते हैं, ठीक है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट आता है भाई कॉलेज गोइंग वर्सेस वर्किंग वर्सेस ड्रॉप ईयर, ये कैसे प्रिपेयर करें। देखो जो बच्चे कॉलेज गोइंग है ना या फिर वर्किंग है, इनके लिए देखो सेम ही चीज़ है भाई। हालांकि वर्किंग वालों के लिए थोड़ा क्या होता है और ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। इनको मैं बोलूँगा भाई आप बैच लोगे ना कोई, तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। हालांकि कॉलेज वाले के लिए तो देखो फिर भी वो सेल्फ स्टडी से कर सकता है, ट्राई करना चाहे तो कर सकता है। बट वर्किंग वाले को तो मैं स्पेशली सजेस्ट करूँगा, एक तो वर्किंग वाले को, एक गर्ल्स को, कि आप ना ट्राई करो भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरा ही बैच लो, आप बैच से जाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज वहाँ पे आपको एकदम प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी, टू द पॉइंट आपको कंटेंट मिल जाएगा, क्यूरेटेड कंटेंट मिल जाएगा। बैच लो तो किसी सही इंसान का ही लेना, ठीक है। आप चाहो तो मेरा ले सकते हो, तो टू द पॉइंट लो, ठीक है ना। टू द पॉइंट आपको चीज़ें पढ़नी है वहाँ पे, ओके। अब नॉट नेसेसरी कि आप मेरा ही लो, और किसी का भी ले सकते हो। आपको और किसी का समझ में आ रहा है, मेरा नहीं समझ में आ रहा, तो भाई किसी और का ले लो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। बट थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लोगे ना, क्योंकि यार आप ऑलरेडी अर्न करे हो, तो वो आपका भलाई करेगा, ओके। बाकी कॉलेज कोई स्टूडेंट है, अगर देखो पिछले साल में, तो आप क्या कर सकते हो भाई, सेल्फ स्टडी कर सकते हो। कॉलेज में इतना प्रेशर नहीं है, तो अगर कॉलेज में प्रेशर है देन गो विद द बैच, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है यार। सबसे बड़ा चैलेंज ना इस बार टाइम ही, आपका टाइम ही सबसे बड़ा चैलेंज है। सिर्फ 4 महीने हैं, कब तो आप सिलेबस करोगे सेल्फ से। आप सेल्फ से चीज़ें करते हो ना तो टाइम ज़्यादा लगता है। सेल्फ स्टडी में ज़्यादा उन बच्चों को बोलता हूँ जो CDS 1 में होते हैं, उनमें मैं ज़्यादा बोलता हूँ कि आप सेल्फ स्टडी से ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। कब आप रिवाइज करोगे इन चीज़ों को, तो बेटर है यू कैन गो विद द बैच। बाकी जो ड्रॉप ईयर वाले हैं, जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, दे कैन सेल्फ स्टडी। अब मैनेज देखो कैसे करना है, अगर बैच भी ले लेते हैं यार, पहले तो आप थोड़ा ना स्लीप आवर का कम कर दो। आपको कुछ चीज़ें देखो यार सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, अगर इतनी बड़ी चीज़ चाहिए तो स्लीप आवर कम कर दो। और इवन अगर आप वर्किंग कर रहे हो, कॉलेज में कर रहे हो, अगर कॉलेज इतना बढ़िया नहीं है या फिर वर्किंग आपके कुछ बीच में ब्रेक मिल रहा है, तो उस ब्रेक का भी फ़ायदा उठाओ, जैसे PYQ अटैम्प्ट कर लिया उस टाइम में, ठीक है, ओके। एंड थर्ड थिंग इज़ इम्पोर्टेंट, आप टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ो एंड स्टेटाइज करो चीज़ों को। लाइक पहले आप क्या करो, साइंस आप प्रायोरिटी सेट कर लो, मेरे को साइंस करना है, पॉलिटी करना है, जियोग्राफी करना है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। तो थोड़ा आपको स्मार्टनेस के साथ चलना पड़ेगा। हाँ, इसके बाद में मेरे पास टाइम बचा तो मैं और चीज़ें करूँगा, पहले इन दो को सबसे बेस्ट प्रिपेयर करूँगा। तो इनको थोड़ा थोड़ा ही प्रिपेयर करो, बट डेली प्रिपेयर करो, ठीक है ना। इस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो आप रात में लेट नाइट पढ़ सकते हो, ठीक है। सपोज करो आपका वर्किंग आवर्स है भाई सुबह 9 से लेकर 6 तक, आई विल सजेस्ट कि आप 8 बजे से पढ़ना स्टार्ट करो, और कब तक पढ़ लो भाई, 12-1 बजे तक पढ़ लो। इतना घंटा पढ़ोगे ना तो बहुत है, ठीक है ना। 5 घंटे होते हैं, 4 से 5 घंटे, 4 से 5 घंटे में भी बहुत कुछ उखाड़ सकते हो आप, बस कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी आपको, ओके। अब दूसरा आता है CDS और FCAT को साथ में कैसे करें। देखो यार पहले कुछ चीज़ें समझो, जब आप CDS और FCAT को साथ में प्रिपेयर कर रहे हो ना, क्या चीज़ें देखो आपको CDS से करनी है, क्या आपको FCAT से करनी है। अगर देखो आप IMA FE वाले हो, तो आप CDS का मैथ्स कर रहे हो, CDS का मैथ्स कर रहे हो, तो उसमें सिर्फ अर्थमेटिक पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रखना है एक बार के लिए, क्योंकि अर्थमेटिक FCAT में आएगा, आपको अलग से प्रिपेयर नहीं करना है। वो CDS का भी प्रिपेयर हो जाएगा 20 क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा देखो GK की बात करूँ, आप अगेन CDS का प्रिपेयर करो, प्लस YT की जो लास्ट में सीरीज आती है ना करंट वाली, वो कर लो, बस एक्स्ट्रा इतना ही करना है, अलग से FCAT के लिए कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप इंग्लिश की बात करो, अगेन CDS का प्रिपेयर करो, कुछ नहीं करना है, ठीक है। मतलब इन 3 में देखो कॉमन ही चीज़ें हैं। अच्छा गर्ल्स है, गर्ल्स को तो देखो यार मैथ्स अलग से करना पड़ेगा, ओके। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको अलग से करना पड़ेगा, अलग से। ये YT से भी कवर कर सकते हो। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा मांगता है, ऐसा नहीं है कि भाई इसमें कुछ ज़्यादा कंसेप्ट होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें प्रैक्टिस आप ज़्यादा करो, और प्रैक्टिस का कंटेंट तो बहुत अवेलेबल है भाई। आप क्या कर सकते हो, SSC की PYQ किताबें खरीद सकते हो, उनको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उनको सोल्व कर सकते हो आप, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो इस तरीके से साथ में प्रिपेयर कर सकते हो। जो कॉमन चीज़ है उसमें CDS वालों को प्रायोरिटी दो, जैसे CDS से GK इससे प्रिपेयर हो जाएगा, इंग्लिश इससे हो जाएगा, मैथ्स भी आपकी इससे हो जाएगा, सिर्फ रीजनिंग अलग से करो, ठीक है ना। अलग अलग मत करो सबको। नाउ हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली। इफेक्टिवली देखो स्टडी करने के लिए अपना क्या बनाओ, एक टाइम टेबल सेट करो, ओके। और उस टाइम टेबल को इस तरीके से सेट करना है कि मेरे को क्या करना है। मैं देखो आपको अब क्या दूंगा, डेली टारगेट्स दूंगा। अच्छा ये डेली टारगेट्स कहाँ मिलेंगे,
देखो मैं कमेंट सेक्शन में एक लिंक पिन कर दूंगा जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल की, यहाँ पे ज्वाइन करके आपको डेली टारगेट्स मिलेंगे कल से, वो आपको फॉलो अप करने हैं। ओके, कल से वो क्या करने हैं, आपको फॉलो करने हैं। अब उन टारगेट्स के हिसाब से आपको क्या करना है, अपना डेली शेड्यूल बनाना है और स्लॉट्स में क्या करना है, डे को डिवाइड करना है। जैसे मॉर्निंग टाइम मैं जनरली बोलता हूँ भाई, मॉर्निंग टाइम क्या रखो आप, मॉर्निंग टाइम रखो आप रिवीजन के लिए जनरली जीके वगैरह, ठीक है ना, जीके वगैरह। आफ्टरनून आप क्या रखो, आफ्टरनून और इवनिंग वाला टाइम होता है ये मैथ्स रखो, क्योंकि अभी गर्मियों का टाइम है, नींद ज़्यादा आती है दिन में, तो मैथ्स रखोगे तो वहाँ पे बेटर रहेगा। और इवनिंग के टाइम पे आप क्या रखो, इवनिंग के टाइम पे रखो आप इंग्लिश। अब गर्ल्स है वो क्या कर सकती है भाई, जिनके मैथ्स नहीं है वो मैथ्स की जगह आपकी क्या रख सकती है, जीके रख सकती है, ठीक है, करंट अफेयर्स रख सकती है इसकी जगह स्पेसिफिकली। ओके, एंड स्लॉट के बेसिस पे प्रिपरेशन करो, एक प्रॉपर रिवीजन प्लान भी बनाओ। रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिवीजन प्लान देखो कैसे सेट करते हैं, जैसे मान लो मैंने एक वीक में क्या किया, एक सब्जेक्ट कवर किया, सपोज करो 1 या 2 वीक में, जैसे मान लो मैंने बायोलॉजी कर लिया कवर। अब मैं क्या करूँगा, ये बायोलॉजी कवर हो गया, आपको क्या लेनी है, एक पेपर लेना है प्रॉपर, ठीक है, एक पेपर ले लिया। इस पेपर के ऊपर क्या लिखना है, आपको यही ट्रेक करना है मेरे को रिवीजन कैसे करना है। जैसे मैंने यहाँ पे बायोलॉजी लिखा, यहाँ पे मैं लिखूंगा रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3, रिवीजन 4, रिवीजन 5, रिवीजन 6। मान लो मेरे को 6 टाइम रिवीजन करना है, एटलीस्ट मैंने बोला 4-5 तो करना ही है। इनमें बॉक्स बनाओ ऐसे, ठीक है, बॉक्स बनाओ, बॉक्स बना लिया, इसमें टिक करना है जब आप रिवीजन कर लो। साथ में देखो इसी के अंदर एक टेबल इधर बनेगी, इस टेबल के अंदर बनाना है, जैसे पहला रिवीजन करना है मेरे को कब, मान लो 5 तारीख को करना है। दूसरे रिवीजन कब करना है, अब दूसरा रिवीजन रखो ना इसका, वो रखो 10 दिन के बाद में, दैट इज़ 15। तीसरा रिवीजन रखो इसके 20 दिन के बाद में रखो, मतलब अगले महीने की 5 तारीख। इससे अगला रिवीजन रखो तो आप 30 दिन के बाद रखो, मतलब 30 दिन के बाद कितना हो जाएगा भाई, ये अगले महीने की 5 तारीख हो जाएगी। इसके बाद में रिवीजन रखो, वो होगा फाइनल रिवीजन। इस तरीके से भाई रिवीजन प्लान बनाओ, प्रॉपर रिवीजन प्लान होना चाहिए हर सब्जेक्ट का, रिवीजन के बिना कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो इफेक्टिवली पढ़ो और टू द पॉइंट पढ़ो। अब प्रायोरिटी देखो कैसे रखनी है, साइंस को सबसे पहले प्रिपेयर करना है, देन गो फॉर दी ज्योग्राफी, देन गो फॉर दी पॉलिटी, देन गो फॉर दी करंट अफेयर्स, देन गो फॉर दी इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, एंड फिर जाओ आप मिसलेनियस जो कंप्यूटर वगैरह उनको प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। ओके, टारगेट स्कोर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ओके, अब देखिए आपको क्या चीज़ें इग्नोर करनी है जिससे फेलियर मिल सकता है। एक तो देखो यार, एक्सक्यूज़ देना खुद को बंद कर दो कि यार मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे को ये काम करना है, मेरे को वो काम करना है। आप खुद ही खुद में हार मान लोगे या एक्सक्यूजेस दोगे ना, मेरे को पापा ने बुला लिया था वो काम करना है, मेरे को मम्मी ने बुला लिया था वो काम करना है। यार मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, प्रॉब्लम सबकी ज़िंदगी में है, आपकी ज़िंदगी में सिर्फ स्पेशल नहीं है। अगर आप खुद को फील कराओगे ना कि मेरी ज़िंदगी में सारी दिक्कतें हैं, तो वो सिर्फ आपको ही फील होगी और किसी को कुछ फील नहीं होती है, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। सच बता रहा हूँ ये आपको मैं। तो आपको ना खुद के लिए सोचना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, इस लूप से निकलना पड़ेगा, आपको पुश करना पड़ेगा खुद को कि भाई मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो माइंड है ना, ये दिमाग है, इसको समझाना पड़ेगा कि भाई ऐसे काम करने से नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा, नींद त्यागनी पड़ेगी, ये जो फालतू का टाइम वेस्ट करते हो ये छोड़ना पड़ेगा। सेकेंड चीज़, खुद से डिसऑनेस्ट बनो। ये चीज़ मैंने अभी बताई कि भाई कंसिस्टेंसी नहीं रख रहे हो और खुद को दिलासा देते जा रहे हो, यार कल कर लूँगा, यार परसों कर लूँगा, यार उस दिन कर लूँगा। ये होती है भाई खुद से डिसऑनेस्टी करना। एक चीज़ बताता हूँ, आप एट द एंड कोई टीचर को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ कर दोगे, पेरेंट्स को क्रिटिसाइज़ कर दोगे, सोसाइटी को क्रिटिसाइज़ कर दोगे, पेपर जो लेता है उसको क्रिटिसाइज़ कर दोगे, हर चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर दोगे। बट एट द एंड काफ़ी सारे बच्चों को ये भी पता होता है कि गलती तो मेरी है। आप किसी को क्रिटिसाइज़ करोगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक दिन बात रहेगी, दूसरे दिन ख़त्म। आपका तो भाई एक पूरा अटेम्प्ट चला गया ना। सोचो एक बार, इस चीज़ को ध्यान से सोचो। तो खुद से डिसऑनेस्ट मत हो यार। ये जो रिग्रेट है ना, ये जो आप अभी फील नहीं हो रहे, आगे जाके जब कॉर्पोरेट लाइफ में काम करोगे ना, ये 6 to 7 6 to 9 वाली जॉब करोगे भाई, हालत ख़राब हो जाएगी, तब याद आएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है वो काम डिफ़िकल्ट है, आपको याद आएगा यार मैं इस चीज़ के लिए बना था, ये मेरा सपना था, मैं पूरा नहीं कर पाया। आप अपने दोस्तों को देखोगे, वो मज़े करने जा रहे हैं या फिर कहीं पे ट्रिप पे घूमने जा रहे हैं भाई, वो इंडियन एयरफोर्स में, इंडियन आर्मी में, उनको यूनिफॉर्म में देखोगे, उनकी फ़ोटोज़ देखोगे व्हाट्सअप पे या फिर इंस्टाग्राम पे, तो खुद को कहाँ सोचोगे मैं क्या कर रहा हूँ। आप उनकी सैलरी देखोगे 1.5 लाख 2 लाख और आपकी 30,000 40,000। सोचो एक बार, हर एक चीज़ मैटर करती है। तो खुद से अभी डिसऑनेस्ट होना बंद कर दो भाई, ठीक है ना। PYQs को फॉलो नहीं करना। इस बार पेपर के अंदर PYQs मैक्सिमम थे। PYQs इस बार वाले पेपर के अंदर मैं कहूँगा मैक्सिमम इसी पेपर के अंदर आए हैं।
मैक्सिमम। बायोलॉजी में तो ऑलमोस्ट आपके PYQs थे 6 से 7 क्वेश्चन, ठीक है ना। एक मिस्टेक करते हैं, इरिलेवेंट कंटेंट को पढ़ना, कहीं से भी कुछ भी पढ़ रहे हैं भाई, SSC वाला कंटेंट पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं CDS के लिए। यार एक बार ना, जो बच्चे बोलते हैं कि SSC और CDS सेम है, एक बार ना आप CDS की इस बार जो ज्योग्राफी आया है ना, एक बार फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखना आप लोग, और मेरे को एक भी पेपर दिखा देना जो फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आए हैं ना, वैसे क्वेश्चन कभी आपके SSC ने पूछे हैं। यार SSC एग्जाम टफ है, बट SSC अलग चीज़ है, CDS अलग चीज़ है। SSC टाइमर वाला गेम है, यहाँ पे टाइमर वाला खेल है, टाइमर वाला। यहाँ पे देखो, आप आपको पता होगा, रिसेंटली न्यूज़ आ रही है कि आपके हर सेक्शन पे भी अब टाइमिंग लगेगी। 60 मिनट में भाई 100 क्वेश्चन करने हैं आपको, और यहाँ पे GK में कितना टाइम मिल रहा है? 120 मिनट 120 क्वेश्चन के लिए, कोई भी कर लेगा ना। बट कहीं ना कहीं देखो कंसेप्चुअल नॉलेज चेक हो रही है ना, और यहाँ पे देखो 60 मिनट 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, और इसमें भी आपके 25 मैथ्स है, 25 रीजनिंग है। तो दोनों लेवल अलग है भाई दोनों का, ठीक है ना, सेम नहीं है। ओके, बट यस, अगर आप CDS का अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो SSC में नहीं अटकोगे, बस आपको टाइमिंग पे काम करना पड़ेगा। प्रिपेयरिंग विदाउट गाइडेंस, अब गाइडेंस मैं आपको दूंगा, आप खुद से ही अपने पे चलते रहोगे ना कि भाई ये करूँगा वो करूँगा, आप मेरे पे ट्रस्ट नहीं करोगे। सबसे बड़ा फैक्टर तो यही होता ना कि ट्रस्ट करें या नहीं करें, क्योंकि आज के टाइम पे देखो उसमें आपकी भी गलती नहीं है, हर कोई यूट्यूब पे यही बोलता है, ये पहले से ही बना हुआ है। मैंने भी फेस किया भाई, मैं भी स्टूडेंट था तो मैंने भी ये चीज़ें फेस की है। हर कोई कुछ भी बोलता है, बट मैं हर कुछ नहीं बोलता हूँ। इतनी बड़ी वीडियो बना रहा हूँ भाई, इतनी सारी आपसे बातें कर रहा हूँ, तो कुछ सोच समझ के कराऊंगा। एक बात सोचो, इस वीडियो पे व्यूज़ आएंगे क्या? बहुत कम व्यूज़ आएंगे, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो है। इतना बल्कि वीडियो कौन देखना चाहेगा? हर किसी को शॉर्टकट चाहिए, 15-20 मिनट में पता चल जाए, कोई नहीं देखना चाहेगा। बट अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो, व्हाट डू यू फील? मैं इतना क्यों एनर्जी लगा रहा हूँ इतनी रात को? मेरे को तो व्यूज़ ज़्यादा चाहिए, एयर वन है तो मैं तो छोटा सा वीडियो बनाता हूँ, ज़्यादा व्यूज़ आएंगे और ज़्यादा मेरी रीच बढ़ेगी। तो मैं लिटरली आपको गाइडेंस देना चाहता हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसके बाद में नॉट रिवाइजिंग, फोकसिंग ऑन सिलेबस कवरेज। अगर सिर्फ सिलेबस के पीछे भागोगे ना कि मेरे को सिलेबस करना है, सिलेबस करना है, सिलेबस करना है, एक चीज़ बताऊँ, UPSC का सिलेबस कभी पूरा होता ही नहीं है, वैसे कभी नहीं होता, कुछ ना कुछ तो छूटता ही है। तो सिलेबस के पीछे मत भागो भाई, कोई एक सब्जेक्ट में परफेक्शन करने की कोशिश करो, ठीक है ना, जितना कर सकते हो। इसका मतलब ये भी नहीं है, जैसे साइंस मान लो आपके 30 क्वेश्चन है, अब मैंने बताया भाई 25 क्वेश्चन तो आपके 9th-10th NCERT से हो जाएंगे। अब वो 5 क्वेश्चन है, उनके लिए आप रातों की नींद उड़ा के 11th-12th कवर करना नहीं स्टार्ट कर दोगे, ऐसी गलती नहीं करनी है। ये 25 कर लिया, दूसरे सब्जेक्ट पे फोकस करो, उसमें आप जितने कर सकते हो उतने करने की कोशिश करो। मॉक को अवॉइड करना, मॉक देना ही नहीं, ये भी बहुत बड़ी गलती है। अगर मॉक नहीं दोगे, स्पीड का कैसे पता चलेगा मैथ्स के अंदर? अपनी मिस्टेक्स का कैसे पता चलेगा भाई? न्यू चीज़ें सीखने को कैसे मिलेगी? मॉक से भी बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है। पेपर अटैम्प्ट करना कैसे सीखोगे? एलिमिनेशन मेथड कैसे सीखोगे? रीडिंग कैसे सीखोगे? रनिंग आफ्टर एवरीथिंग, हर चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। मेरे चैनल के पीछे भी भाग रहे हैं, दूसरे चैनल के पीछे भी भाग रहे हैं। भैया उसने एक बार निकाली, उसके पीछे भी भाग रहे हैं। उसने 2 बार CDS निकाल लो, उसने 5 बार निकाल लिया, उसके पीछे भी भाग रहे हैं। हर किसी के पीछे भाग रहे हैं यार। ऐसे तो हर कोई, एक बात बताओ, अब जैसे 407 स्टूडेंट है, 407 के 407 यूट्यूब चैनल खोल के बैठ जाए, तो हर किसी के पीछे भागोगे क्या? ऐसे नहीं होता यार, ठीक है ना। किसी एक चीज़ को पकड़ लो। अच्छे टीचर्स हैं काफ़ी सारे, आप उनको भी देख सकते हो, ठीक है। वेस्टिंग टाइम इन इररिलेवेंट एंड अनप्रोडक्टिव स्टफ, अनप्रोडक्टिव स्टफ पे अपना टाइम वेस्ट करना, ये क्या हो गया? जैसे दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट करना, घूमने चले गए, मूवीज़ देखने चले गए। पेरेंट्स के साथ टाइम कम कर दो अभी ये 4 महीने बहुत क्रूशियल है भाई। रील में टाइम स्क्रॉल करना, ये सारी चीज़ें यार करने के लिए पूरी ज़िंदगी बढ़िया करते रहना। ऑफिस में बैठे बैठे फिर कॉर्पोरेट वाला काम करोगे, जो भी करोगे, ठीक है। लिमिटिंग सेल्फ, सेल्फ को लिमिट करना, खुद पे डाउट करना, ये नहीं करना है, ठीक है ना। अब जैसे मैंने बोला कि भाई साइंस कर लो IMA वालों को, और पॉलिटी कर लो और ज्योग्राफी कर लो। अब मान लो उन्होंने ये चीज़ कर लिया आपके 2 महीने में ही, अब वो खुद को लिमिट कर लेंगे कि मैं तो और नहीं करूँगा, भैया ने इतने कहा है। यार ये मैंने कहा है मिनिमल है, इसके बाद में एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाओ ना, रुक क्यों रहे हो? ये चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है ना। ओके चलिए, अच्छा ये मैं एक चीज़ बता देता हूँ, उसके बाद में देखो मैं आपको कंटेंट भी बताऊँगा कैसे क्या फॉलो करना है। अपना जो विंग डेगर्स बैच है उसका एडमिशन ऑलरेडी ओपन है। जो भी मुझे टेक्स्ट करें, यार मैं टेक्स्ट देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है, एंड यू नो कि एडमिशन भी ओपन थे तो उसमें मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था, तो इसके कारण मैं टेक्स्ट देख नहीं पा रहा हूँ काफ़ी का। ओके तो जिनका भी टेक्स्ट आ रहा है कि सर एडमिशन ओपन है, तो उनको मैं बता रहा हूँ कि अभी एडमिशन ओपन है, यू कैन टेक दी एडमिशन। आप 2 तरीके से ले सकते हो। जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एप्लीकेशन डाउनलोड करो, कोर्सेज में जाना, विंग डेगर्स नाम है बैच का, ये बैच आप परचेज कर सकते हो, 3000 प्लस GST लगेगी।
एंड मैथ्स का लेना है तो मैथ्स का भी ले सकते हो, 1500 प्लस जीएसटी लगेगी। आईएमए के लिए जा रहे हो या एफए के लिए जा रहे हो तो आपको दोनों लेने पड़ेंगे। साथ में देखो आप वेबसाइट से भी ले सकते हो, जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिखना। ये देखो AKAMAI वाली जो वेबसाइट आएगी ना जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी की, ये खोलनी है। इसमें जाके आप चाहो तो नीचे स्वाइप करोगे तो विंडोज़ की एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। बाकी एप्पल ऐप स्टोर पे भी अवेलेबल आपकी एप्लीकेशन, वहाँ से भी आप ऑफिशियली डाउनलोड कर सकते हो जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ठीक है। ये जो बैच है आपका ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, हालांकि ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई है। पहले तो देखो आपके 2 जूम सेशंस हुए थे जो ओरिएंटेशन सेशन थे आपके इंग्लिश वगैरह के, जीके वगैरह की। इस बार आपको पता है इंग्लिश में टीचर भी डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं हम इस बार इंग्लिश के अंदर भी। एंड साथ में आपकी जो क्लासेज है उनकी बात करूँ तो केमिस्ट्री के अंदर आपकी 3-4 क्लास हुई है, और अभी बायोलॉजी के अंदर आपकी कितनी क्लास हुई है, 3 क्लास हुई है, तो ज़्यादा नहीं हुई है, आप कैचअप कर सकते हो, क्योंकि बाद में पीछे छूट गए तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब देखो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, जैसे मैंने सेल चैप्टर करवाया बैच के अंदर, ये 3 घंटे 13 मिनट की क्लास है, और मैंने इस क्लास के अंदर 1 मिनट भी बकवास नहीं किया, आप चाहे बैच वाले बच्चों से पूछ लेना। अब ये 3 घंटे 13 मिनट सिर्फ सेल पढ़ाया मैंने। अब मैं चाहता तो इसको देखो यार 30 मिनट में ख़त्म कर सकता था, जल्दी जल्दी स्किप करके। बच्चों ने तो फीस पे कर दी है ना, तो मैं तो जल्दी जल्दी पढ़ा सकता हूँ। बट मैं अब ऐसा कुछ नहीं है यार, मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। मैं कोई चीज़ करवा रहा हूँ ना तो उसको एकदम दिल से मन से करवाता हूँ। अब ये 3 घंटे 13 मिनट में मैंने ऐसी चीज़ पढ़ाई है कि आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे देना, उसके अंदर अगर सेल का क्वेश्चन आएगा ना तो डेफिनेटली आप करके आओगे। साथ में मैं इसमें PYQ सीरीज़ भी आपकी कवर करता हूँ 7-8 साल की, ताकि आप चीज़ें समझो, एग्जामिनर कैसे पूछ रहा है आप उनको सोल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो अपन डिफरेंट तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही देखो टिश्यू की क्लास थी 2 घंटे 10 मिनट, तो बड़ी बड़ी क्लासेज होती हैं। तो अगर आप लिटरली पढ़ सकते हो ना तभी इसको ज्वाइन करो यार। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे को आधे घंटे में पढ़ा दे तो आई विल सजेस्ट यू कि ये बैच आपके लिए नहीं है, फिर आप ऐसे बैच ढूंढ सकते हो, ठीक है ना। ओके, तो एडमिशन्स आर ओपन नाउ। देखो आपको फॉलो क्या करना है, अब डेली टारगेट्स फॉलो करने हैं। यहाँ पे देखो मैं जैसे एफकेट के टारगेट चल रहे हैं आपके, ठीक है ना, ये तो पुराना है हालांकि, ऐसे एफकेट के टारगेट अभी भी चल रहे हैं। तो वैसे ही आपके टारगेट अब एफकेट के चल रहे हैं, कल से CDS के चलेंगे। आपको जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना है, जो कि टेलीग्राम पे, यहाँ पे ये डेली टारगेट्स आपको फॉलो करने हैं। मैं इसमें बताऊंगा, जैसे ओल्ड लिख दिया फ्रॉम YT तो आपको YT पे जाना, प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ से जाके ये चीज़ें कवर करनी है, ठीक है। न्यूज़पेपर रीडिंग बोल दिया जैसे इंडियन एक्सप्रेस, तो चाहे ऑफलाइन पढ़ो ऑनलाइन पढ़ो, इसको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि रीडिंग आपकी स्किल अच्छी होगी, ठीक है ना। ओके, साथ में देखो जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैवरिक्स है, ये भी आप डाउनलोड कर लेना, सॉरी ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे क्विजेज वगैरह होगी, जो टेस्ट वगैरह आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब जैसे मैथ्स के लिए देखो प्लेलिस्ट बनाई हुई है, मैथ्स CDS 1 2026, इसी के ऊपर ये फ्री है आपकी सारी चीज़ें, और टू द पॉइंट चीज़ें। जो HCF LCM की क्लास थी ना वो यहीं पढ़ा है। एफकेट का तो मैंने पूरा आपका ऑलमोस्ट सारा सब कुछ पढ़ा रखा है, और CDS की भी मैंने 1 शॉट वगैरह करवा रखी है। आप प्रैक्टिस करोगे और कंटेंट यहाँ से फॉलो करोगे ना, क्योंकि मैक्सिमम कॉन्सेप्ट पढ़ा रखे हैं, तो आपके काम बन जाएगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ से शीट डाउनलोड करके भी आप सॉल्व कर सकते हो, ओके। अच्छा, जीके के लिए क्या फॉलो करना है? जीके के लिए अगेन डेली टारगेट्स, क्विजेस फॉलो करनी है। इसके अलावा देखो प्लेलिस्ट है CDS NDA 1 2026 GS रिवीजन पैकेज, न्यू 1 शॉट्स भी आएगी, मैथ्स की भी आएगी, इसकी भी आएगी। मैथ्स की भी मैंने नई 1 शॉट सीरीज आपकी स्टार्ट कर दी, अर्थमेटिक्स से स्टार्ट किए। अब जैसे फिजिक्स वाली क्लास है, ये देखो 64 के लोगों ने देखा था, मैंने लगभग 11-12 घंटे पढ़ाया था इसको, है ना। ये फिजिकल ज्योग्राफी देखो आपकी 13 घंटे पढ़ाया था मैंने, 48 के लोगों ने देखा था। अब जो बच्चे देख के गए थे उनको पता है इसमें से कितना आया था। करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट बना रखी है। अच्छा, करंट अफेयर्स में एक और चीज़, इस बार ना पुरानी करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, तो आई विल सजेस्ट यू आप अगस्त से कवर करना स्टार्ट करो, 2025 से। अगर इतना ज़्यादा लेट लग रहा है तो एटलीस्ट जनवरी से तो करना ही करना भाई, जनवरी 2026 से, ठीक है ना। CDS के लिए, इंग्लिश के लिए भी देखो प्लेलिस्ट आपके जो मेन टॉपिक्स है वो कवर हो जाएंगे। बाकी देखो एज आई टोल्ड यू कि वोकेबलरी के लिए हम कुछ नया ट्राई करें, तो वो जल्दी हम आपको वैसे भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा देखो जो PYQ वोकेबल ये भी मैंने प्रोवाइड कर रखी है। आपको मेन चैनल पे जाना है, जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इसके फाइल सेक्शन में जाओगे, यहाँ पे ये इंग्लिश 1 2022, इंग्लिश 1 2019, ये आपके PYQ वोकेब है, ठीक है ना, सोल्ड है एकदम, ओके। एट द एंड मॉक्स भी देखो मैंने फ्री दे रखे हैं आपके, पिछली बार तो दिए थे, इस बार भी दूंगा, ठीक है। आपको फ्री कोर्सेज में जाना है, यहाँ पे देखो आप PYQ मॉक क्या कर सकते हो, अटैम्प्ट कर सकते हो इस वाली सीरीज़ में, ओके। ऐसे देखो मैंने एफकेट के भी आपके टेस्ट स्टार्ट कर रखे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको फ्री भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट हर चीज़ मैंने प्रोवाइड कर रखी है। अब ये 12 घंटे देखोगे ना आप क्लास, तो आपको मान के चलो इसको लग जाएंगे 7 से 8 दिन पूरा करने में, क्योंकि इन डिटेल मैंने हर एक कंसेप्ट आपका कवर किया है इसमें, ठीक है ना, ओके। एट द एंड मॉक से देखो आपको ये भी समझ में आएगा कि भाई अटेम्प्ट कैसे करना है, कौन सा सेक्शन पहले करना होता है, कैसे मेरे को टाइमिंग मैनेज करना है। तो हर एक चीज़ को सीखो तभी आप आगे बढ़ोगे, ठीक है ना, ओके। एट द एंड देखो यही मेरी तरफ से भाई स्ट्रेटेजी वीडियो थी। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी कि कैसे CDS के अंदर आपको प्रिपेयर करना है, कौन सी चीज़ पहले करनी है, कौन सी चीज़ बाद में करनी है, किसको प्रायोरिटी देनी है, किसको नहीं देनी है।
अगर अब भी नहीं समझ में आया तो भाई क्या ही समझ में आएगा, पूरा 1 घंटे की मेहनत लगी है। एंड आई ट्राइड माई बेस्ट कि आपको हर एक चीज़ समझ में आए, कौन सी चीज़ कहाँ से कवर करनी है, कौन सी कहाँ से नहीं करनी है। मैंने यूट्यूब पे भी सोर्सेज बता दिए आपको मेरे चैनल पे। ओके, मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें दिखाऊंगा कि यूट्यूब से कितना कंटेंट आया था, जिससे आपको थोड़ी और रिलेवेंस मिल जाएगी, थोड़ी और राहत मिल जाएगी। इसके अलावा सेल्फ स्टडी करोगे भाई जितना है उतना बढ़िया है। एंड डू योर बेस्ट, अपने लिए यार बेस्ट करो। अभी ये 3-4 महीने प्लीज़ बर्बाद मत करना, वरना देखो जो बच्चे मेरे को ये बोल रहे थे ना कि सर नेक्स्ट टाइम क्लियर करूँगा, अगली बार भी आपका यही टेक्स्ट आएगा और ऐसे करते करते अटैम्प्ट खत्म हो जाएंगे। एंड मैं एक बात बताता हूँ यार, जब सपना पूरा नहीं होता है ना तो ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं लगता है, और ये मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता है। ड्रीम इज़ समथिंग जो अपन किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, और आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। इफ़ यू विल कॉम्प्रोमाइज़ तो आपकी लाइफ ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी फिर, ठीक है ना। तो अपने लिए मेहनत करो, अपने पेरेंट्स के लिए करो। इस बार मदर्स डे पे एक प्रॉमिस भी करवाया था आप लोगों से कि अपनी मदर को ये प्रॉमिस करो कि आप नेक्स्ट अटेम्प्ट तक क्या करोगे, एकेडमी में दिखोगे, यूनिफॉर्म में दिखोगे, ठीक है ना। तो डू योर बेस्ट। बाकी बैच के एडमिशन ओपन है, यू कैन ज्वाइन। ओके देन, कमेंट्स में कोई भी थॉट्स हो डू लेट मी नो। थैंक यू एंड जय हिंद।